हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जी, ठीक है। हमारा भी वीडियो आ जाए। आज तो सुबह सुबह काफ़ी बच्चे दिख रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चीज़ ही ऐसी है कि इसको आदमी छोड़ना नहीं चाहता, है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी मान लो, पूरी प्रोबेबिलिटी ही। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? थैंक यू। थैंक यू भाई। क्या नाम था इस बच्चे का, भूल गया। बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 2 मिनट का क्विक रिकैप करते हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल कल हम लोग सीख रहे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या था? वेन एवर वी हैव टू परफॉर्म ओनली वन ऑफ द जॉब आउट ऑफ गिवन जॉब्स, क्या कह रहे हैं, जितनी भी जॉब दी गई है उनमें से केवल एक जॉब परफॉर्म करनी है, वी विल यूज एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एडिशन प्रिंसिपल के कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेटा होता है ईदर और, ओनली वन, एनी वन। दीज आर दी कीवर्ड्स ऑफ एडिशन प्रिंसिपल। इससे एक अंदाजा लग जाता है। सिमिलरली, व्हेन वी विल यूज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इफ वी हैव टू परफॉर्म ऑल दी जॉब्स आउट ऑफ गिवन जॉब्स, जितनी भी गिवन जॉब्स हैं उनमें से सारी जॉब करनी है। जैसे वो जीन्स और शर्ट वाला क्वेश्चन था, जीन्स भी पहननी थी और शर्ट भी पहनना था, है ना, दोनों शर्ट भी पहनना था। तो इसका मतलब है कि दोनों जॉब करनी थी, इसलिए मल्टीप्लाई किया था। और इसके क्या कीवर्ड्स हैं? एंड लगा दो, बोथ लगा दो, एंड मतलब लगा मत दो। अगर कहीं एंड लिखा मिल जाए, ऑल लिखा मिल जाए, बोथ लिखा मिल जाए, या इन चीज़ों की फीलिंग आ जाए, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाते हैं। उसके बाद बेटा फिर हमने एनपीआर एनसीआर में गए थे, तो एक बहुत अच्छी बात पता चली थी कि सबसे पहले तो क्वेश्चन करते समय आपको स्टार्टिंग में दो बातें देखनी है। दो बातें देखनी है। पहली चीज़ क्या है कि मूवमेंट किसका हो रहा है, मूवमेंट, और रिपीटिशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है। मूवमेंट किसका हो रहा है? जैसे लेटर और लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन में लेटर्स का मूवमेंट हो रहा था, है ना, लेटर्स का मूवमेंट हो रहा था, और साथ में रिपीटिशन अलाउड होता था उस सिचुएशन में। कल आप कह रहे थे सर कैसे डिसाइड करेंगे? कॉमन सेंस से डिसाइड करेंगे। कॉमन सेंस, आपको पता है कि लेटर्स का रिपीटिशन किया जा सकता है लेटर बॉक्स के अंदर, बहुत सारे लेटर्स डाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था सीटिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें भी देखा मूवमेंट किसका होता है, पर्सन्स का या चेयर्स का? सर पर्सन्स का मूवमेंट होता है, पर्सन्स का मूवमेंट, तो पर्सन के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। फिर रिपीटिशन अलाउड था कि नॉट अलाउड? सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है, बाय डिफॉल्ट है ये बात। जैसे लेटर्स के केस में रिपीटिशन अलाउड था, यहाँ बाय डिफॉल्ट है रिपीटिशन नॉट अलाउड है। एक चेयर पर एक से ज्यादा व्यक्ति एक समय पर नहीं बैठाया जा सकता, कॉमन सेंस लग गया इसमें भी, तो क्वेश्चन इस तरह से कर लिया। फिर कभी कभी क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है कि रिपीटिशन इज अलाउड और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग, है ना। जैसे अल्फाबेट्स के बारे में दिया हुआ था, डिजिट्स दी हुई थी, नंबर्स बनाने थे। खैर ये दो बातें हो गई कि मूवमेंट किसका होगा, रिपीटिशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है। फिर आगे आया एनपीआर एनसीआर, तो कहा था इफ योर क्वेश्चन, या फिर कहिए इफ काउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ओनली। क्या कह रहे थे? वैसे क्वेश्चन क्या बोलता जाता है, इफ योर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ओनली, नहीं, योर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ओनली नहीं, इफ इन अ क्वेश्चन काउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ओनली यू विल यूज एनसीआर। ठीक है। जैसे कमेटी बनानी है, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम बनानी है, हैंडशेक करना है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालना है, तो इस तरह की सिचुएशंस में एनसीआर का कॉन्सेप्ट लग जाता है। उसके लिए भी शॉर्टकट सिखा दिया था आपको। फिर उसके बाद आया था अगर काउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करना हो जाए अगर कहीं काउंटिंग करते समय क्वेश्चंस में, तो फिर आप परमुटेशन लगाते हो। तो परमुटेशन का लिटरल मीनिंग निकल के आया सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट, तो दोनों चीजें होती हैं उसके अंदर, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट किया जाता है। फिर इसके लिए एनपीआर का फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर बहुत गहरी बात पता चली थी कि ये जो 5 पर्सन्स का 5 प्लेसेस पर अरेंजमेंट देखना है, तो आंसर है 5 फैक्टोरियल 5। 7 पर्सन्स का 7 प्लेसेस पर अरेंजमेंट देखना है, आंसर है फैक्टोरियल 7। नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ प्लेसेस सेम हो जाए तो सीधे आंसर फैक्टोरियल। लेकिन फिर कंडीशन क्या होती थी इनमें, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर, कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीआर, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन, एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हाँ ये बात ध्यान रखना, ये सब तभी लगेगा जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड है।
if in a question repetition is allowed, then we have only one way to solve that question by using counting principle, multiplication principle या addition principle, mainly multiplication principle, है ना। repetition allowed पे इतनी बातें हो गई थी बेटा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दिखाए थे। हैंडशेक वाला एग्जांपल दिखाया था कि उसमें काउंटिंग केवल सिलेक्शन पर बेस्ड है, 2 लोगों का सिलेक्शन करोगे तो हैंडशेक की काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन फ्लैक्स वाला क्वेश्चन जो था, सिग्नल बनाने वाला क्वेश्चन, उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपको फ्लैक्स का पहले आपने सिलेक्शन किया था, फिर उनको आपस में अरेंज कर दिया था, तो नए नए सिग्नल बन रहे थे, तो सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी हो रहा था, तो आपका एनपीआर का क्वेश्चन था। फिर सैलेड्स का क्वेश्चन आया था, सलाद बनाने वाला, हाँ, तो उसमें खाली सब्जियों का सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन, तो एनसीआर का क्वेश्चन था, है ना। ऐसे पता चल जाता है। चलो, जो एक होमवर्क दिया था वहां से चीजों की शुरुआत करेंगे। टॉपिक है पीएनसी, वही वाला होमवर्क क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं बेटा। क्या था, 5 persons एंटर्ड इन अ लिफ्ट एट ग्राउंड फ्लोर। 5 persons entered in a lift. 5 persons entered in a lift at ground floor. Then in an 8 floor house. हाँ जी, in an, बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा, in an 8 floor house. Then in how many ways? Then in how many ways? In how many ways they can? In how many ways they can leave the lift? They can leave the lift. अब at, पहला पार्ट, at any floor, चलो पहले इसी को करते हैं। at any floor, कितने तरीकों से वो लिफ्ट को छोड़ सकते हैं, at any floor। चलो दूसरा भी यही लिखा हुआ है, at different floor। कर लिया होगा क्वेश्चन बच्चों ने, बस मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, डिफरेंट फ्लोर। बस इसके बाद से नए क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो आज के लिए होंगे। सबसे पहले डिसीजन लेते हैं बेटा, डिसीजन लेते हैं कि इस 8 फ्लोर हाउस में उतरने के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है। 8 फ्लोर हाउस है तो 8 फ्लोर हाउस बनाते हैं। बच्चे इसका आंसर 8 to the power 5 देते हैं, 8 to the power 5। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे देखो जरा फ्लोर की अंडरस्टैंडिंग करो भाई। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, 4, 5, फिर हो गया 6th फ्लोर, और बेटा ये है 7th फ्लोर। वो तो छत हो गई, इसके ऊपर तो फिर आप छत पे पहुंच गए। छत पे थोड़ी जाना है, फ्लोर की बातें की जा रही है, फ्लोर की बातें, है ना। तो हाँ, तो अब इसमें बेटा उतरने के लिए फेवरेबल फ्लोर्स कितने हैं, केवल 7 फ्लोर्स आर फेवरेबल। क्यों सर, ग्राउंड फ्लोर पर क्यों नहीं उतर सकते? बेटा कॉमन सेंस भी लगाते रहना बीच बीच में। सर प्लीज आज 1 घंटा ज्यादा पढ़ा दीजिएगा। नहीं, आज 15 मिनट कम पढ़ाएंगे। आज बेटा मुझे कहीं जाना है, 9:15 बजे मेरा कहीं अपॉइंटमेंट है, तो मैं आपको 8:45 पे छोड़ दूंगा, है ना। कल ज्यादा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल ज्यादा पढ़ा दूंगा, परसों ज्यादा पढ़ा दूंगा, जितना ज्यादा कहोगे उतना पढ़ा दूंगा। लेकिन आज हम 8:45 पे क्लास छोड़ देंगे, इसीलिए मैंने आज 7 बजे क्लास रखी है। मेरा 9:15 पे कहीं अपॉइंटमेंट है, पर्सनल है। अब बेटा यहाँ देखो, कॉमन सेंस की बात करते हैं। कॉमन सेंस कह रहे हैं कि अगर आप लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री लिए हो तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे उतर नहीं सकते। क्यों बेटा, लिफ्ट में गए क्यों आप, लिफ्ट में घुसे ही क्यों? हाँ देखो सही कह रहे हैं, लिफ्ट में घुसे ही क्यों, है ना। एंट्री क्यों ली आपने लिफ्ट में? बेटा ऊपर जाने के लिए। अब ये मजे लेने के लिए थोड़ी है कि थोड़ी देर घूम टहल लूं, वापस मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊंगा। विंडो शॉपिंग थोड़ी हो रही है, विंडो शॉपिंग। हाँ, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन में आप मतलब लिफ्ट में एंट्री ले रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका टारगेट है ऊपर किसी फ्लोर पे जाना, तो केवल 7 फ्लोर हैं फेवरेबल। अब बताइए मूवमेंट किसका होगा? मूवमेंट फ्लोर का या पर्सन का? फ्लोर का या पर्सन का? बताइए सर। पर्सन्स का मूवमेंट होगा। पर्सन उतरेंगे फ्लोर में से, फ्लोर नहीं इधर उधर घूम जाएंगे, पर्सन उतरेंगे। तो पर्सन्स का मूवमेंट हो रहा है P1, P2, P3, P4 और P5, ठीक है, ये है। और ऐसे दूसरे क्वेश्चन में भी मूवमेंट पर्सन्स का ही होने जा रहा है, P1, P2, P3, P4 और P5, ठीक है। यहाँ तक P1, P2, P3, P4, P5 डिसाइड करो। फर्स्ट वाले में कह रहे हैं कोई कहीं भी उतर जाए, मतलब रिपीट हो सकता है, फ्लोर रिपीट हो सकता है। कह रहे हैं सब डिफरेंट फ्लोर पे उतरे तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर बेटा सेकंड पर्सन 5th फ्लोर पे उतरा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पर्सन भी 5th पे उतर सकता है, 4th भी 5th पे उतर सकता है। तो एक ही फ्लोर पर एक से ज्यादा पर्सन लिफ्ट से बाहर आ सकते हैं। एनी फ्लोर का मतलब यही हुआ, तो मतलब रिपीटिशन अलाउड हो गया। अब डिफरेंट का मतलब है कि एक फ्लोर पर एक आदमी उतर गया तो फिर वो वाला फ्लोर बाकी लोगों की चॉइस से खत्म हो गया, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। चलो जी, पहले वाले पर्सन के पास हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 7 चॉइसेस आर देयर। फिर उसके पास भी 7 चॉइसेस, सबके पास 7 चॉइसेस। क्या सबको उतरना है या एक आध जीवन भर लिफ्ट में ही रहेगा?
नहीं, सबको उतरना है। अंग्रेजी में सबको को ऑल कहते हैं। ऑल की फीलिंग आ गई तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑल की फीलिंग आ गई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे समझते हैं चीजों को। 7 वेज, 7 वेज। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले पर्सन के पास 7 चॉइसेस थी, लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउड है। देन सेकंड पर्सन ओनली हैव 6 चॉइसेस, 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस। फिर से बताइए, सबको उतरना है, हाँ जी हाँ। इसको ऑल की फीलिंग आ गई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रहा आंसर। अच्छा चलो, यहाँ तक सही हो गया बेटा। इसी का एक शॉर्टकट भी हो सकता है, इसी का एक शॉर्टकट हो सकता है। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, 7P5 से आंसर आ जाएगा। वही आंसर आप 7P5 से भी कर सकते थे। हाँ जी विशेष चौधरी, बहुत सारे क्वेश्चन तो जनरली सॉल्व हो ही जाते हैं बिना एनसीआर एनपीआर के, लेकिन वो जो आप कहते हैं ना काफ़ी क्वेश्चन तो जनरली सॉल्व हो रहे हैं, वो जनरली सॉल्व नहीं हो रहे, वो काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व हो रहे हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल से, मल्टीप्लिकेशन रूल से या एडिशन रूल से, तो उसको जनरली ना कह के काउंटिंग प्रिंसिपल बोलो। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। देखिएगा इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप क्या करने जा रहे हो, देखते हैं। कैटेगरी डिसाइड कीजिएगा पहले तो। क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज 6 फ्रेंड्स, अ पर्सन हैज 6 फ्रेंड्स इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज ही और सी, पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना, ही और सी कैन ऑर्गेनाइज, ही और सी कैन ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। इन हाउ मेनी वेज ही और सी कैन ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी, ऑल क्लियर। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ो, ट्राई करो। अब आ गया यहाँ से पहला क्वेश्चन आज का। देखो 10 मिनट के अंदर रिवीजन भी हो गया, एक होमवर्क क्वेश्चन भी हो गया, नया क्वेश्चन भी शुरू हो गया। हाँ जी सर, क्वेश्चन में मूवेबल और इमूवेबल ऑब्जेक्ट में ही कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसी बात की तो प्रैक्टिस करनी है, इसी बात की तो प्रैक्टिस करनी है। जब पहली बार आपने साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपने यही बात अपने उससे पूछी थी जो साइकिल आपको सिखा रहा था, कि बड़ा कंफ्यूजन होता है नीचे पैडल देखूं कि सड़क देखूं, सड़क देखूं कि पैडल देखूं। तो उसने कहा प्रैक्टिस करोगे तो दोनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। वही चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कौन सा मूवेबल है कौन सा इमूवेबल है। यस धड़क बेटा, पेशेंस रखा करो। कब क्या बताना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। हमें मालूम है कि हमें क्या क्या चीज़ें बतानी है ना। आप कह रहे हो सर लाइक वाला बताने वाले थे, आप मुझे याद दिला रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अलग से उसको सिखाऊंगा। वो थोड़ी देर बाद होगा, अभी नहीं हो पाएगा, हो सकता है आज हो भी ना पाए। अ पर्सन हैज 6 फ्रेंड्स, पर्सन के पास 6 फ्रेंड्स हैं। इन हाउ मेनी वेज ही और सी कैन ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी, कितने तरीकों से बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। देखो एक आंसर आ रहा है 2 की पावर 6, यशवी सोलंकी। एक आंसर आ रहा है 6P6 मतलब फैक्टोरियल 6। अब जो आंसर 6P6 या फैक्टोरियल 6 दे रहे हैं या जो 2 की पावर 6 दे रहे हैं, पहले जिन्होंने फैक्टोरियल 6 दिया, सुन लो बेटा, सबसे पहले जिन्होंने फैक्टोरियल 6 दिया है वो लोग मान के चल रहे हैं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, क्योंकि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में ही होता है। और बेटा रिपीटिशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब आप अरेंजमेंट कर रहे हो। अरेंजमेंट पहले डिसाइड करो, क्वेश्चन सिलेक्शन का है या अरेंजमेंट का है। हाँ, फैक्टोरियल का मतलब है आपने कहीं ना कहीं रिपीटिशन नॉट अलाउड माना और अरेंजमेंट किया। विक्रांत पहला बच्चा है, हाँ विक्रांत पहला बच्चा है जिसने आंसर दे दिया। प्रखर प्रताप ने भी दे दिया। जिन बच्चों ने फैक्टोरियल लगाया था उन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली गलती कर दी। क्या गलती कर दी सुन लो। पहले तो किस चीज का रिपीटिशन नॉट अलाउड आप बोल रहे हो, खुशी गुप्ता ने भी दे दिया। फिर उसके बाद आप फैक्टोरियल का मतलब अरेंजमेंट लगा रहे हो। पार्टी में दोस्तों को बुलाने के बाद क्या अरेंजमेंट भी करते हो, बताओ। दोस्तों को बुलाने के बाद ऐसे कहते हो कि तुम यहीं बैठ के खाना खाना, तुम उसी कुर्सी पे बैठ के खाना खाना वरना मत खाना, तो पार्टी हो ही नहीं पाएगी, चला जाएगा वो बुरा मान के। पार्टी में बुलाने के बाद आप उन्हें फ्री छोड़ देते हो कि भाई पनीर खाना हो तो पनीर खा लो, उधर जाके डीजे पे डांस करना हो तो डांस कर लो। ऐसे नहीं कहते यहीं खड़े रहोगे कहीं जाओगे नहीं, तो फिर पार्टी में बुलाया क्यों। तो बेटा अरेंजमेंट नहीं करना है, क्वेश्चन अरेंजमेंट का है ही नहीं, फैक्टोरियल लग ही नहीं सकता, फैक्टोरियल लग ही नहीं सकता। तो चलो भाई अब बताओ किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। बेटा पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको केवल दोस्तों को बुलाना होता है, या तो आप उसे बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, है ना। या तो आप उसे बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, मतलब ईदर यू विल सेलेक्ट द फ्रेंड और यू विल रिजेक्ट द फ्रेंड। या तो आप उसका सिलेक्शन करोगे या रिजेक्शन करोगे, तो मतलब सिलेक्शन रिजेक्शन का क्वेश्चन है, सिलेक्शन का है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओनली सिलेक्शन और रिजेक्शन,
बेटा सिलेक्शन और रिजेक्शन का क्वेश्चन है, एनपीआर तो लगाई मत देना। मतलब एनपीआर का अगर किसी ने फॉर्मूला लगाया गलत है, फैक्टोरियल आर लगा दिया गलत है, ये दोनों तो गलत है। मतलब सिलेक्शन रिजेक्शन है, दैट इज वी कैन यूज एनसीआर कॉन्सेप्ट। बेटा एनसीआर कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। अब पता चल गया। अच्छा, काउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। अब देखो कैसे होगी पार्टी। पार्टी होने का तरीका क्या होगा पहले देखना। ही और सी कैन ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी। बेटा कल वो जो सैलड वाला क्वेश्चन था, ये वैसा ही क्वेश्चन है लगभग। ही और सी कैन ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी ईदर बाई सेलेक्टिंग, देखो लिख रहे हैं ईदर बाई सेलेक्टिंग वन फ्रेंड, और बाई सेलेक्टिंग टू फ्रेंड, और बाई सेलेक्टिंग थ्री फ्रेंड, फोर फ्रेंड, फाइव फ्रेंड और सिक्स फ्रेंड। ऐसे ही पार्टी हो सकती है भाई। आप किसी एक दोस्त को बुला लो, दोनों मिलके पार्टी कर लो, हो गई पार्टी। दो लोगों को बुला लो और आपने उनके साथ मिलके पार्टी कर ली, हो गई पार्टी। मतलब जीरो फ्रेंड नहीं आ सकता, ये बात सही है। जीरो फ्रेंड नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता जीरो फ्रेंड? बेटा अगर जीरो फ्रेंड आएगा तो पार्टी होगी कैसे? पार्टी होने के लिए आपको एक ना एक दोस्त को बुलाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने वन फ्रेंड से चीजों को स्टार्ट किया है। अब बताओ, आउट ऑफ सिक्स फ्रेंड्स वन फ्रेंड कैन बी सिलेक्टेड बाई 6C1 ways, टू फ्रेंड्स कैन बी सिलेक्टेड बाई 6C2। यहाँ देखो 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, सही हो गया। अच्छा, अब ईदर और लगा है। देयर आर सिक्स डिफरेंट जॉब्स एंड यू हैव टू परफॉर्म ओनली वन ऑफ द जॉब आउट ऑफ दीज सिक्स जॉब्स टू ऑर्गेनाइज पार्टी। बेटा उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन 6 में से आपको केवल एक ही जॉब परफॉर्म करनी है, एक ही। तो इसका मतलब फील आ रहा है प्लस करने का। चलो मैं बता देता हूँ। ये 6 आता है, ये कितना आता है 15 आता है, ये कितना 20, ये भी कितना 15, फिर ये आएगा 6, फिर ये आएगा 1। चेक कर लो भाई, 15 दूनी 30 20 50 63 वेज। देयर आर 63 वेज टू ऑर्गेनाइज पार्टी। अभी समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को बच्चों ने किसी दूसरे तरीके से भी किया था। देखो टोटल वेज, पहले कह रहे हैं टोटल वेज टू डील विद ऑल फ्रेंड्स, टोटल वेज टू डील विद ऑल फ्रेंड्स। बेटा टोटल वेट्स क्या हैं? सभी फ्रेंड्स के साथ डील करने के लिए हम बता देते हैं। आपने फ्रेंड 1 के बारे में सोचा, डील करने का मतलब सोचा है उसके बारे में। और फ्रेंड 6, देखो 1 2 3 4 5 6 इतने फ्रेंड्स हैं। चलो जी, पहले वाले फ्रेंड के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो आप उसे बुलाओगे या नहीं बुलाओगे। सो वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर यू विल सेलेक्ट और यू विल रिजेक्ट। या तो इन्वाइट करोगे या रिजेक्ट करोगे। रिजेक्ट करने के लिए क्या फोन करके बोलोगे कि भाई तुम रिजेक्टेड हो, तुम मत आना? ऐसा नहीं होता। अपने मन में सोचोगे केवल, ठीक है। ऐसे ही F2 के लिए भी आप सोचोगे उसके बारे में, बुलाऊं कि ना बुलाऊं। देखो जैसे सैलेड में सब्जियों का सिलेक्शन करें कि ना करें। अच्छा, सबके बारे में डिसीजन लेना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये 2 की पावर 6 64 वेज, ये तो गलत हो गया। सो रिक्वायर्ड आंसर इज, अब बताओ रिक्वायर्ड आंसर इज 2 टू द पावर 6 माइनस 1 63। क्यों करा -1? बिकॉज इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी, बिकॉज here we have in 64 ways में क्या है? बिकॉज इन 64 ways one possibility is rejection. One possibility is this one, it is not possible. बेटा सारे ही लोग रिजेक्ट हो गए। देखो फ्रेंड 1 2 पॉसिबिलिटी थी, रिजेक्ट हो गया। ऐसे करते करते सारे ही लोग रिजेक्ट हो गए। जब सभी लोगों को रिजेक्ट कर दिया तो पार्टी कैसे मनाओगे? हाँ सर, मैं खुद ही खाना बना के खुद ही खा लूंगा। बेटा उसको जो है क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, खुशी कहते हैं, सेल्फ हैप्पीनेस कहते हैं, सेल्फ हैप्पीनेस है ना। वो पार्टी नहीं होती। खुद ही खाना बना के खुद ही खा लो, उसको सेल्फ हैप्पीनेस कहते हैं, पार्टी नहीं होती वो। चलो अगले पे चलें। किसी को डाउट हो दोनों ही मेथड में तो बताइए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेल्फ प्लेजर कहते हैं उसे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सेल्फ प्लेजर है वो। हाउ मैनी 4 digit numbers are there with
हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिफरेंट डिजिट्स। हाँ जी, बस इतना ही है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिफरेंट डिजिट्स। डिफरेंट, बुलाया फिर भी नहीं आया तो लेकिन वो पॉसिबिलिटी है। अब देखो, अपना दिमाग लगा दिया। अगर बुलाया फिर भी नहीं आया तो बेटा फिर इसका मतलब आपका सम्मान नहीं है, आपका सम्मान नहीं है उसकी निगाह में। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 6 फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स उसका सम्मान करते हैं, है ना, उसके लिए ऑनर करते हैं, उसकी बात को काटते नहीं है, बात को काटते नहीं है। अब आपने अपनी बात इमेज गंदी बना के रखी हुई है उसके सामने, इसलिए नहीं आ रहा वो। हाँ, तो इमेज बना के रखिए, सम्मान करना है बेटा। जब आपको कोई अपने यहाँ पार्टी में बुलाता है तो कई बार परेशान हो जाते हैं लोग, अबे यार अब पार्टी में जाना पड़ेगा, ऐसे करते हैं। नहीं, वो सामने वाला आपको ऑनर कर रहा है, सामने वाला पार्टी बुला के आपको ऑनर कर रहा है, तो उसके ऑनर का भी सम्मान होना चाहिए। हम अपनी बता दें, हमको कहीं भी कोई भी पार्टी में बुला ले, मेरी 99.99% चांस कोशिश होती है कि मैं पहुंच ही जाऊं, क्योंकि उसने सम्मान दिया है मुझे इन्वाइट करके, तो उसकी वैल्यू करनी होती है। चलो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिफरेंट डिजिट्स। बिल्कुल पहले सिंपल सोचो। अब इसमें अभी आप डायरेक्ट ना परमुटेशन लगाओ ना कॉम्बिनेशन लगाओ, क्योंकि प्लेसेस को अलग अलग तरीके से फिल करना होगा। पहले देखो, क्यों नहीं, सिंपल सी बात है। डिफरेंट डिजिट्स कौन कौन सी है? वी हैव डिफरेंट डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास डिजिट्स हैं। सो टोटल 4 डिजिट नंबर्स। पहले तो देखो, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, डिफरेंट डिजिट्स बोल रहे हैं, डिफरेंट डिजिट्स, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। लेकिन इसमें क्या होगा? सो टोटल 4 डिजिट नंबर। अब बेटा इसमें 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको प्लेसेस को फिल करना होगा। प्लेसेस को खुद से कॉमन सेंस सोचो। इफ यू वांट टू मेक अ नंबर देन यू हैव टू फिल 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस को फिल करना होगा। हम इसमें डायरेक्ट एनपीआर एनसीआर क्यों नहीं लगा रहे, अभी पता चल जाएगा आपको, अभी पता चल जाएगा। बेटा 4 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है? जल्दी बताओ, फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है? सर फर्स्ट प्लेस पे 0 हमें नहीं लगता कि आएगा। हाँ, नहीं लगता कि आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, हाँ जी, फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा, देन इट विल बी अ 3 डिजिट नंबर, वो फिर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए नहीं आ सकता। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई हाउ मेनी वेज? 9 वेज, 9 वेज, एक्सेप्ट 0। बेटा एक्सेप्ट 0 आप कुछ भी फिल कर सकते हो, 0 के अलावा कुछ भी फिल कर सकते हो। अच्छा, अब P2 सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, यहाँ पे एक डिजिट गायब हो गई और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, एक डिजिट गायब हो गई। अब यहाँ 0 भी आ सकता है, तो हाउ मेनी रिमेनिंग डिजिट्स आर देयर? अगेन वी हैव 9 रिमेनिंग डिजिट्स, सो दिस कैन बी फिल्ड बाई 9 वेज अगेन। फिर यहाँ पर 8 वेज, क्योंकि 2 डिजिट्स आपने यूज कर ली। फिर 7 वेज, रिपीटिशन नॉट अलाउड की वजह से। अच्छा, सबको फिल करना है तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। बेटा ये मल्टीप्लाई 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 यही आंसर है, मतलब इसका फाइनल आंसर है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 वेज। अब जो भी आंसर आ रहा होगा देख लीजिएगा। सर इसमें एनपीआर एनसीआर क्यों नहीं लगाया? बेटा एनपीआर एनसीआर डायरेक्टली लगाने से होता क्या है, पूरी तरह से रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है। अगर आप चाहते तो इतने पोर्शन में एनपीआर एनसीआर लगा सकते थे, इतनी जगहों पे, है ना। यहाँ पे क्या होगा? देखो सेम, यहाँ पे तो क्या हुआ, रिड्यूस तो हुआ नहीं, ये क्या था, रिड्यूस हो रहा था। एनपीआर एनसीआर में चीजें रिड्यूस होती हैं, यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड प्लेस में नंबर ऑफ वेज रिड्यूस नहीं हो रहे, इसलिए पहले वाले को आप मैनुअल भर दो। मैनुअल मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल से। रिमेनिंग को आप चाहो तो ऐसा लिख सकते थे, देखो 9 इंटू, इसको आप लिख सकते थे 9p3। कैसे 9p3? मतलब रिमेनिंग डिजिट्स आर 9, रिमेनिंग प्लेसेस आर 3, सेकंड थर्ड और फोर्थ प्लेस वी हैव 3 प्लेसेस, और रिमेनिंग डिजिट्स आर 9, दिस कैन बी फिल्ड बाय 9p3। देखो प्रॉपर रिपीटिशन नॉट अलाउड यहां नजर आ रहा है आपको, है ना। ये दोनों एक ही जैसे हो रहे थे, इसलिए हमने डायरेक्टली एनपीआर एनसीआर 10p3 नहीं कर दिया या 10p4। अगर हम 10p4 करते तो बेटा इसमें एक पोजीशन पे कभी कभी ऐसा होता कि 0 आ रहा होता, 0 आ रहा होता, वो तो 3 डिजिट नंबर था, गलत हो जाता। तो थोड़ा सा हमने एनपीआर एनसीआर लगाया, लेकिन दिमाग लगा के, ब्लाइंडली नहीं लगा दिया। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, आपने 0 वाला सोचा ही नहीं, अब सोच लिया ना, अब तो सोच ही लिया। 2/9, 2 बार 9 कैसे आया? बेटा सोचो ना, 2 बार कैसे 9 आया? फर्स्ट प्लेस पर यू कैन नॉट फिल 0। देखो 2 बार 9, अभी भी डाउट है, लो फिर मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसके लिए आपके, ये कैसे आया? 9 है, क्या मतलब है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो यहाँ 0 के अलावा 9 डिजिट्स बची, वही है। इसमें क्या होगा? इंक्लूडिंग
जीरो ऑल्सो, इंक्लूड जीरो ऑल्सो। इस पोजीशन पर जीरो आ सकता था बेटा, इस पोजीशन पे जीरो आ सकता था, तो एक डिजिट तो यहाँ गायब हो गई, इसमें से एक डिजिट, मान लो मैंने नंबर बना दिया 7। अब बेटा अगला बताओ, यहाँ पर चॉइस कितनी है, यहाँ पे ये मैंने 7 लिख दिया, 7 है ना। अब यहाँ पे चॉइस कितनी है, जरा सोचो कौन कौन सी चॉइस है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो वी हैव 9 चॉइसेस। तो देखो अगर मैंने 7 लिया होता तो देखो 9 चॉइसेस है, तो अगली वाली में भी 9 चॉइस आ गई। बाकी सब आपको पता ही है, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत कराओ, जबरदस्ती का है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा। फाइनल आंसर इज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये बच्चा बता रहा था 4 5 3 6, हाँ जी सही है। देखो 4 5 3 6 नंबर्स हैं, और चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख लो कि यहाँ पर आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे 9p3, 9 इंटू 9p3, तो ये आंसर ऐसे आ जाएगा। किसी को डाउट, आगे बढ़ जाए, जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाए। हाँ सर आगे बढ़ जाओ, चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एटलीस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो ऐसा लिख देते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल में डाउट आएगा लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। इफ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इफ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इफ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 4 एप्पल्स, इफ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 4 एप्पल्स अमंग चिल्ड्रन, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब 4 से ज्यादा थोड़ी होंगे, हाँ जी। इफ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 4 एप्पल्स अमंग चिल्ड्रन, then various possibilities are as follows, various possibilities क्या हैं आखिर देखते हैं। various possibilities are as follows, हम सारी बातें लिख देते हैं क्योंकि लिखने से क्या होता है दिमाग में ज़्यादा बैठ जाता है आपके, है ना, बोलने से कुछ बातें स्लिप कर जाती है। तो बेटा वेरियस पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पे देखना, ईदर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 0 एप्पल, आपकी चॉइस है केवल, कह रहे हम बांट ही नहीं रहे, एक पॉसिबिलिटी है मैं बांट ही नहीं रहा, मेरे एप्पल मैं नहीं दे रहा, या फिर आप 1 एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, 1 एप्पल का, और क्या कर सकते हो 2 एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, और बेटा क्या कर सकते हो, आपने 3 एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन करा, एक खुद ही खा लिया, ठीक है, और क्या कर सकते हो, और आप हो सकता है 4 की 4 एप्पल बांट के चले जाओ बच्चों में, है ना बेटा, यही है टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल केसेस यही है बस, इसके अलावा भी कोई और केस है, जल्दी बताओ। इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, सर पिंक मत यूज कीजिए, ओके, रिपीटिशन अलाउड होता तब क्या होता, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाता, विशेष चौधरी ने बताया थोड़ा गलत हो गया ठीक है, अगर यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड होता, देखो यहीं पर इसी क्वेश्चन में कहाँ भटकाते रहते हो इधर उधर, अपने मन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करने लगते हो, लो तब हो जाता 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तब ये आंसर होता अगर रिपीटिशन अलाउड होता। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता था, बाकी सब पे सब कुछ आ जाएगा, तो 10 10 10 आ गई, 10 पॉसिबिलिटीज। खैर ये टोटल केसेस हैं, तो बेटा या तो 0 एप्पल दोगे, 1 2 3 या 4 एप्पल्स दोगे। अब देखो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक आप कितने एप्पल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट 1 एप्पल, सही हो गया, कम से कम 1 एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो यहाँ पर आप, हाँ सर सही तो है, 1 से लेकर 4 तक। अच्छा अगर ये वाला केस बना दिया जाए, बताओ यहाँ से यहाँ तक का ये है, अगर यहाँ पे 3 और 4 एप्पल, तो क्या कर रहे हो आप, एटलीस्ट 3 एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, देखो एटलीस्ट 3 का, तभी तो ये दोनों केस लिया आपने 3 और 4। तो कभी आपसे एटलीस्ट 3 कहा जाए तो बेटा 3 से लेके अंतिम पॉइंट तक चले जाना, एटलीस्ट 1 कहा है तो 1 से लेके लास्ट पॉइंट तक। अगर कह देते एटलीस्ट 2 एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन करो तो 2 3 4 एप्पल हो जाता। इसी का उल्टा भी सही है, यहाँ पे देखिएगा इसका उल्टा भी सही है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो ये क्या है, अब इसको लिखने का तरीका देखो भाई, एट मोस्ट 2 एप्पल्स, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एट मोस्ट 2 एप्पल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 एप्पल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एट मोस्ट 2 सामने दिख रहा है, देखो सही हो गया ना। तो एटलीस्ट एटमोस्ट में आपको इतना तो कुछ पता चल गया कि एटमोस्ट में इंक्लूड 0 ऑल्सो, एटमोस्ट में 0 तो आएगा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन में सर, 0 तो आएगा ही नहीं। बागड़ बिल्ला जी पहले शांति से बैठ के देखते रहा करो, दिमाग कम चलाओ, पहले हम जो सिखा रहे हैं पहले वो सीखो, अभी जब आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे तब पता चलेगा कि ये बातें हो कैसी रही है। हाँ जी आगे आ जाओ। हवाई जहाज में बैठने पर जब आपने मुंबई का जहाज पकड़ लिया तो बार बार क्या, जब टर्बुलेंस आता है तो क्या पायलट पे जाके कहते हो कट कट कट, पायलट साहब टर्बुलेंस बहुत आ रहा है, जरा थोड़ा सा नीचे से चलाओ।
अरे सर थोड़ा लेफ्ट मोड़ लो, अच्छा थोड़ा ऊपर चला लो, बादल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बादल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अब सही है ना। हाँ तो इसलिए जो है ये फालतू बातें हमसे ना करो। वो पायलट क्या करेगा, कहेगा एयर होस्टेस दरवाजा खोलो, इसको नीचे उतारो, ये अपने उड़ते हुए जाएगा। हाँ डायलॉग, हम आपको बम्बई पहुंचाने वाले हैं, बस कैसे पहुंचाएंगे हम डिसाइड करेंगे, मतलब सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बस कैसे होगा वो हम सिखाएंगे। अब आगे देखो, एटलीस्ट 3 एप्पल, एटमोस्ट 2 एप्पल, एटमोस्ट 2 के अंदर, एटमोस्ट 2 के अंदर ऐसा कुछ आ गया, मतलब जीरो को भी इंक्लूड करना है। मैंने कहा है आपसे देन वेरियस पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि कोई कहेगा मैं दे ही नहीं रहा एप्पल, मैं दे ही नहीं रहा, तो एक पॉसिबिलिटी मान सकते हो ना, थोड़ी देर गलत क्या है इसमें। हमने इस एग्जाम्पल को लेकर के आपको एटलीस्ट एटमोस्ट सिखा दिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे भी हमने कंक्लूजन क्या निकालने जा रहे हैं, तो आगे से ध्यान रखना, सबसे मेन कंक्लूजन, अगर कभी एटलीस्ट 1 पूछा हो, एटलीस्ट 1, तो बेटा एटलीस्ट 1 में इतने सारे निकालने पड़ेंगे। आप इसको क्या करोगे, टोटल माइनस नन से निकाल लोगे, टोटल माइनस नन। तो आगे से आपको जब भी एटलीस्ट 1 हो, यूज टोटल माइनस नन। कैसे, टोटल में से नो केस वाला सबट्रैक्ट कर दो, 0 एप्पल मतलब नो केस वाला, तो एटलीस्ट 1 आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एटलीस्ट 1 बाय यूजिंग दीज 4 केसेस, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो एटलीस्ट 1 में टोटल माइनस नन, और एट मोस्ट में 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये पता चल गया। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था मैं, अच्छा हाँ भाई सुनो भाई, ये जो बच्चा है, ईमानदारी से बताइएगा, ये आपका ओरिजिनल नाम है? अगर ओरिजिनल नाम है, हाँ या ना में बताइए। अगर ओरिजिनल नाम है बेटा तो ठीक है, नहीं तो आप इस नाम को चेंज कर लो, इस नाम को चेंज कर लो। बोलने में ही अजीब सा लगता है हमको, सीधी बात हमें लगता है भाई, अब आप कुछ भी समझो इसको, तो मुझे अजीब सा लगता है, तो आप इस नाम को चेंज कर लो, जिससे कि सही नाम लिखो, ये फालतू का नाम नहीं कि कुछ भी लिख करके बैठ लो। अभी हम लिख दे चिंक पोकली, तो चिंक पोकली का क्या मतलब हो जाएगा फिर, तो फिर इसीलिए जो है इस नाम को हटाओ, पहले तो सही नाम लिखिए, नहीं तो हम कराएंगे ब्लॉक, सीधी सी बात, हम ब्लॉक ही करा देंगे इस नाम को। ये जो भी है, चाहे स्पैमर हो चाहे जो हो, लेकिन आप इस नाम को सही कराइए। अगर आप रियल स्टूडेंट है तो आप सही करा ले जाओगे, फालतू कोई हो तो नहीं कराओगे। चलो जी क्वेश्चन पे देखो, आउट ऑफ 6 जेंट्स, आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, अ कमेटी ऑफ, a committee of 5 persons, a committee of 5 persons is to be formed, a committee of 5 persons is to be formed, is to be formed, then find total number of committees, then find total number of committees, then find total number of committees if पहला पार्ट, यहां से सीधे बेटा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहीं लिखते हैं पहला पार्ट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 बाय 1 यहां से अभी और पार्ट भी सीखेंगे भाई। चलो बताओ इसका आंसर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कह रहे हैं आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, कमेटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, इज टू बी फॉर्म्ड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कमिटीज इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो बताइए। नॉट नहीं, नो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। बेटा कमेटी बनाने का सबसे पहले डिसाइड करो वेदर योर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन या फिर काउंटिंग। इन दिस क्वेश्चन काउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन और अरेंजमेंट, काउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन और अरेंजमेंट। बेटा कमेटी बनाने में, कमेटी बनाने में केवल और केवल सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन, टोटल पर्सन कितने हैं, 10 पर्सन आर देयर, 10 पर्सन आर देयर, और आपको कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, 5 पर्सन का, तो लो हो गया सिलेक्शन 10C5, आंसर आ गया 252 कमेटीज। बेटा 252 कमेटीज बन जाएंगी, 252 कमेटीज। और ये आप ध्यान रखना, ये मैक्सिमम आंसर है, अगले किसी भी पार्ट का आंसर इससे बड़ा नहीं आएगा, मैक्सिमम आंसर है। क्यों है मैक्सिमम आंसर, क्योंकि मैक्सिमम आंसर क्यों है, क्योंकि आपने बिना रेस्ट्रिक्शन के आंसर निकाला है, बिना रेस्ट्रिक्शन के आंसर निकाला है, ये बात सही हो गया ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आंसर 252 आ गया। अब हम मेन क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। चलो जी, इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, जैसे कह रहे हैं देयर इज नो, अरे देयर इज नो लिखना था, इज लिख दिया। हाँ अब सेकंड पार्ट, एट लीस्ट 2 लेडीज आर देयर,
एटलीस्ट 2 लेडीज आर देयर इन अ कमेटी। बेटा कमेटी में कम से कम 2 लेडीज तो हों। एटलीस्ट 2 लेडीज आर देयर इन अ कमेटी। चलो जी इसके बारे में सोचो। एटलीस्ट 2 लेडीज आर देयर इन अ कमेटी, केस बना के करना पड़ेगा। कम से कम 2 लेडीजों सिखाया था। एटलीस्ट 2 का मतलब लास्ट पॉइंट तक जाना है। एटलीस्ट 2 का मतलब लास्ट पॉइंट तक जाना है। क्या करें, लास्ट पॉइंट तक जाना है। चलो देखो हम आपको लास्ट पॉइंट तक ले जाते हैं। यहाँ पे देखना जरा, सबसे पहले या तो देखो 2 लेडीज होंगी तो बाय डिफॉल्ट है कि 3 जेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू मेक अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन्स। बेटा 5 पर्सन्स इसी तरीके से हो सकते हैं। और क्या तरीका है कमेटी बनाने का, सोचो कमेटी बनाने का तरीका। 3 लेडीज हो सकती है तो फिर मजबूरी है कि 2 जेंट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 3 लेडीज के साथ 2 जेंट्स। और क्या तरीका हो सकता है सर, 4 लेडीज हो सकती थी, 4 लेडीज, तो फिर एक सिंगल मेल को आपको लेना पड़ेगा, सिंगल मेल। और क्या तरीका हो सकता है, लास्ट पॉइंट तक जाना है तो 5 लेडीज, तो इस सिचुएशन में 0 जेंट्स। इस तरह से आपकी कमेटी बन जाएगी। सही कह रहे हैं, इस तरह से कमेटी बन जाएगी। यस और नो। 4C2 + 6C3 गलत हो गया। यशवी सोलंकी बेटा गलत हो गया। 10C6, 6 लोगों का सिलेक्शन कहाँ कर रहे हो प्रवीण कुमार। काउंटिंग, हाँ जी हाँ विशेष चौधरी बिल्कुल सही बेटा। काउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन एक्चुअल में समझ में आता है, तभी तो मैंने कल पूरा लेक्चर काउंटिंग प्रिंसिपल पे दिया है। पूरा लेक्चर काउंटिंग प्रिंसिपल पे दिया था, इसीलिए दिया था क्योंकि उसी से समझ में आता है। बाकी सब तो फॉर्मूले हैं। शाबाश, इसीलिए मैं रुका हुआ था। शाबाश बेटा, ये नहीं हो सकता, ये देखो ये नहीं हो सकता। बच्चे ऐसा करते हैं, इसको लिख करके काटिएगा, लिख करके, जिससे आपको हमेशा रिवीजन में याद आता रहे। हमने कहा था कि एटलीस्ट में गो अप टू लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट का मतलब थोड़ी कि दौड़ते चले जाओ। बेटा लास्ट पॉइंट तक जाना है, दिमाग को खोल के रखना है। लेकिन कैसे, 4 लेडीज तक ठीक है, 5 लेडीज हैं बेटा, 5 लेडीज का सिलेक्शन 4 लेडीज में से कैसे करोगे। हाउ इट इज पॉसिबल टू सेलेक्ट 5 लेडीज आउट ऑफ 4 लेडीज। लो देखो सेंसलेस बात हो गई थी, देखो जान के लिखा हुआ था, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही 4 केस फेवरेबल हैं। अब इन 4 केसेस के लिए आपको वो निकालना होगा। इन 4 केसेस के लिए देखो यहाँ पे 4 लेडीज का सिलेक्शन, सॉरी 2 लेडीज का सिलेक्शन फ्रॉम 4 लेडीज कैन बी डन बाय 4C2, और जेंट्स का सिलेक्शन 6C3। बेटा ये तो हो गया यहाँ पर। अगला देखो यहाँ पे 3 लेडीज का सिलेक्शन 4C3, और यहाँ पे 6C2, 4C3 और 6C2। यहाँ पे देखिएगा 4C4 और 6C1। अब बोर्ड पे देखते रहना, एंड लगा है मल्टीप्लाई, एंड लगा है मल्टीप्लाई, एंड लगा है मल्टीप्लाई। सही हो गया। अब इधर और की जगह आउट ऑफ दीज 3 जॉब्स, आउट ऑफ दीज 3 जॉब्स वी हैव टू परफॉर्म ओनली वन ऑफ द जॉब एट ए टाइम, ओनली वन ऑफ द जॉब। तो प्लस और प्लस लगा देंगे। ये है फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। चलो हम बता देते हैं 186 ऐसी 186 कमेटीज होंगी जिसमें एटलीस्ट 2 लेडीज आपको नजर आएंगी। हाँ तो तब बेटा इसीलिए तो मैंने बोला, निकिता पाटिल और बच्चे भी बता रहे हैं, जान के बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने नहीं किया था। अच्छा ये आप समझ लो मैंने किया है यार, इतने दिनों में इतना नहीं समझ पाए हमें कि हम कैसे मजे लेते हैं। हाँ ये मजे लेने का तरीका है कि कुछ बच्चों ने ऐसा जरूर किया होगा। एक्सेप्ट करो, जो एक्सेप्ट करो अभी चैट बॉक्स में कितने लोगों ने ऐसा 5 लेडीज कर दिया था, उन्हीं को समझाया कि 5 लेडीज नहीं हो सकता। खैर 186। अगला देखो सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट। एटलीस्ट 2 लेडीज आ गई। आप कह रहे हैं एट मोस्ट 2 लेडीज आर देयर, एट मोस्ट 2 लेडीज आर देयर। हाँ जी एट मोस्ट 2 लेडीज आर देयर। एक काम करें, इसका एक रॉन्ग अप्रोच भी सिखाएंगे आपको। इसका रॉन्ग अप्रोच देखो यहीं पे लिखते हैं, रॉन्ग अप्रोच। कुछ किसी बच्चे ने ऐसा भी किया होगा, देखना इसी का कह रहे हैं कम से कम 2 लेडीज आनी चाहिए, कम से कम 2 लेडीज। तो देखो वो क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड केसेस। वो क्या करते हैं, कह रहे सर मैं पहले 4 में से 2 लेडीज का सिलेक्शन कर लूंगा, 4 में से 2 लेडीज का सिलेक्शन कर लूंगा। वो कहा है कम से कम 2 लेडीज चाहिए, तो 2 लेडीज तो आ गई। अब रिमेनिंग कितने पर्सन का सिलेक्शन करना है सर, अब हमें रिमेनिंग 3 पर्सन का सिलेक्शन करना है, तो टोटल 5 पर्सन हो जाएंगे। अब रिमेनिंग 3 पर्सन कोई भी हो, लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, 2 लेडीज तो आ गई। कंडीशन फुलफिल हो गई कि एटलीस्ट 2 लेडीज आ गई हैं। अब उसके बाद आगे लेडीज आए चाहे जेंट्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने लोगों में से 2 लेडीज आ गई, बचे हुए लोग कितने हैं, 6 जेंट्स हैं, और ये जो 2 लेडीज आपकी बची हुई थी ये भी तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस में है। तो कहा सर बचे हुए 8 पर्सन में से 3 का सिलेक्शन कर लीजिए, 2 तो आ गई, बचे हुए 8 कैसे, 2 रिमेनिंग लेडीज और 6 जेंट्स, टोटल 8 में से 3 का सिलेक्शन। जब हम इसे आंसर निकालेंगे तो बेटा ये ग्रेटर देन 252 आ गया। ग्रेटर देन 252 का मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमने कहा था ये 252 से बड़ा आंसर कभी नहीं आ सकता, और इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। देखो उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ सर हमने किया था ऐसे।
बढ़िया आगे। चलो, तो ये 4C2 इंटू 8C3, बेटा ये 52 से ज़्यादा हो गया। गलत सर, इसमें गलत क्यों है? सुनने में तो सही लग रहा है, सुनने में तो सही लग रहा है। पहली बात तो इतना ही है कि ये बड़ा हो गया तो बेकार हो गया ना। अब क्या करें, मतलब 252 से ज़्यादा हो गया। देखो इसमें गलत क्या हो रहा था, रीजन सुनिएगा, रीजन सुनिएगा। आपने 4C2 में से लेडीज को सिलेक्शन प्रोसेस में यूज करा, सिलेक्शन करा लेडीज का। अब ये जो बची हुई 2 लेडीज है उनको फिर सिलेक्शन प्रोसेस में यूज कर लिया। बेटा ये है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट, ये वाली चीज प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट ये है। आपने उसी सिलेक्शन प्रोसेस में फिर से लेडीज को यूज कर लिया। तो लेडीज, जो 2 लेडीज हैं वो पहले भी सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल थी, अभी भी सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल है, तो केस बढ़ जाएंगे। तो देखो केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। तो अब जब भी ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका प्रोसेस यही है, ये प्रोसेस गलत माना जाएगा। आप में से शायद किसी ने करा हो या फ्यूचर में कभी गलत करेगा, तो बता दिया कि ये रॉन्ग अप्रोच है। चलो जी अगले पे चलते हैं। एट मोस्ट 2 लेडीज आर देयर, एट मोस्ट 2 लेडीज आर देयर। हाँ जी, एटमोस्ट 2 लेडीज आर देयर। अब बताओ एटमोस्ट 2 लेडीज में क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं, सोचो। ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज हो तो बेटा क्या हो सकता था, 0 लेडी और 5 जेंट्स, ऐसा पॉसिबल है, 0 लेडीज और 5 जेंट्स। और क्या है, 1 लेडी एंड 4 जेंट्स। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 लेडी एंड 3 जेंट्स। बेटा बस इतना ही है। देखो ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज मिल रही है, एटमोस्ट में 0 भी आ जाता है, एटमोस्ट में 0। अब 0 का सिलेक्शन 4 में से 4C0 मल्टीप्लाई बाई 6C5, 6 में से 5 का सिलेक्शन। फिर याद देखो 4C1 1 लेडी का सिलेक्शन हो गया, और फिर 6C4 4 मेल्स का सिलेक्शन कर लिया। 4C2 और 6 में से 3 जेंट्स का सिलेक्शन कर लिया। अब ये इतने 3 केस हैं, वी हैव टू परफॉर्म ओनली वन ऑफ द केस आउट ऑफ दीज 3 केसेस, सो वी विल ऐड। आई थिंक इसका आंसर भी 186 ही आता होगा, चेक कर लेना जरा, चेक कर लेना। हाँ जी हाँ जी 186 ही आ रहा है। अभी समझ में आ गई बात। सबसे अच्छा था वो रॉन्ग अप्रोच जो बताया था, रॉन्ग अप्रोच वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। बढ़े आगे। हम्म। चलो फोर्थ, जेंट्स आर इन मेजोरिटी, जेंट्स आर इन मेजोरिटी, जेंट्स मेजोरिटी में होंगे, इस बात का निकालिए, जेंट्स आर इन मेजोरिटी, इसका आंसर निकालिए। मतलब क्वेश्चन पूरा क्या है, क्वेश्चन बेटा यह है पूरा, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कमिटीज इन विच जेंट्स आर इन मेजोरिटी। ऐसे पढ़ो क्वेश्चन को कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कमिटीज इन विच जेंट्स आर इन मेजोरिटी, जिसमें जेंट्स मेजोरिटी में होंगे। बताइए आंसर। जेंट्स आर इन मेजोरिटी। चलो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसे ही आंसर दे रहा हूं। सेम एज पार्ट 3, सेम एज पार्ट 3, दैट इज आंसर इज 186 कमिटीज। चेक कर लो, पार्ट 3 की तरह है, सेम एज पार्ट 3। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है, संकेत, रिंकू, जितने भी बच्चे, ये सब बच्चों ने बता दिया। देवांग, फरियाज, सही है बेटा, सेम एज पार्ट 3। यहाँ देखो, यहाँ देखो 5 जेंट्स हैं, यहाँ से देखो 3 जेंट्स हैं 2 लेडीज है, जेंट्स मेजोरिटी में है। 4 जेंट्स है 1 लेडी है, जेंट्स मेजोरिटी में। 5 जेंट्स है, सिंगल लेडी, 0 लेडी है, जेंट्स मेजोरिटी है। क्या मोनोपोली है यहाँ तो, और अच्छी बात है, मोनोपोली है। खैर तो 186 आ गया, ठीक है। आगे देखो, अगला लिखते हैं इसी में, लेडीज आर इन मेजोरिटी, लेडीज आर इन मेजोरिटी, इसको बताइए ऐसे कितनी कमेटी होंगी जिसमें लेडीज आपकी मेजोरिटी में नजर आएंगी। लेडीज आर इन मेजोरिटी। अब एक ही क्वेश्चन को पूरा ऑपरेट करके देख लिया हम लोगों ने। बताइए लेडीज आर इन मेजोरिटी, केस बना लेते हैं, केस बना लेते हैं। क्या ये वाला तो नहीं था लेडीज मेजोरिटी में? नहीं, यहाँ 2 लेडीज है 3 जेंट्स है, ये नहीं है लेडीज आर इन मेजोरिटी। तो बेटा लेडीज मेजोरिटी में कैसे होंगी, 4 लेडी एंड 0 मेल। 5 लेडी से शुरुआत नहीं कर सकते, 5 लेडी से, जल्दी बताओ 5 लेडी से शुरुआत हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में 4 लेडीज दिया है। देखो क्वेश्चन में जान के डेटा ऐसा रखा है कि 5% चाहिए और लेडी दे दी है 4, तो इसका मतलब आप पूरी 5 लेडीज का सिलेक्शन नहीं कर सकते। यही आंसर है, बस इसी से आंसर निकाल लीजिएगा। हम बता देते हैं 66 आएगा, 66। तो 4C4 पूरा नहीं लिख रहा है, अब आपको मालूम है ये कैसे आता है, सीधे बताओ 66 आ जाएगा बेटा, 66 कर लीजिएगा ऐसे। हाँ देखो आ गया 66, 4 लेडी एंड सिंगल मेल। चलो अभी भी 66 ही आ रहा है, अभी भी 66 ही आ रहा है, 1 मेल। बेटा ये देखो सही बताया आपने, लेकिन अभी भी 66 ही रहा है। सर ये कैसे जादू हो गया, 0 पे भी 66 आ रहा था? नहीं, 0 पे नहीं आ रहा था, इसी पे आएगा।
बढ़े आगे। चलो छठा पार्ट, छठा पार्ट आ गया। एटलीस्ट, एटलीस्ट वन लेडी इज देयर, एटलीस्ट वन लेडी इज देयर। इसका निकालिए कि फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ कमिटीज इन विच एटलीस्ट वन लेडी इज देयर। कम से कम एक लेडी तो हो, एटलीस्ट वन लेडी इज देयर। अब एक तरीका है बेटा, एक तरीका तो ये है कि एटलीस्ट वन में आप कहां से करो, वन लेडी, टू लेडी, थ्री लेडी, फोर लेडी, ऐसे तरह से केस बना लो, केस बना लो, है ना। हमें नहीं करना, हमने इसका शॉर्टकट सिखा रखा है आपको। एटलीस्ट वन लेडी का आंसर आप निकाल सकते हो टोटल, टोटल माइनस नो लेडी। हमने कहा था ना टोटल माइनस नन से कर लीजिएगा, तो टोटल माइनस नो लेडी। बेटा टोटल माइनस नो लेडी को हम लिख सकते हैं टोटल कमिटीज माइनस ऑल जेंट्स, टोटल माइनस ऑल जेंट्स, ये हो सकता है। नो लेडी का मतलब सारे मेल आ रहे हैं। अब टोटल कितने थे 10C5, टोटल कितने थे 10C5 माइनस सारे जेंट्स आने चाहिए, तो जेंट्स हैं कितने 6 हैं, 6 में से 5 का सिलेक्शन, तो बेटा 252, 252 माइनस 6 बराबर 246। इतनी कमिटीज हैं इन विच देयर विल बी एटलीस्ट वन लेडी, यानी कम से कम एक लेडी हो। 246। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा? जल्दी बताइए, क्या थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा? पहले दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी 246 हो गया। अच्छा कह देते, मान लीजिए ऐसा कह देते, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ कमिटीज इन विच देयर आर एग्जैक्टली टू लेडीज, एग्जैक्टली टू लेडीज। चलो इसका भी लिख ही लेते हैं, एग्जैक्टली टू लेडीज का। ऐसी कितनी कमेटी होंगी जिसमें एग्जैक्टली टू लेडीज आएंगी? एग्जैक्टली टू लेडीज, बताओ तो एग्जैक्टली टू लेडीज क्या कर दें? एग्जैक्टली टू, तो इसका मतलब बेटा 4 में से 2 लेडीज का सिलेक्शन, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। 6 में से 3 जेंट्स का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। 4C2 इंटू 6C3, ये है आंसर। 4C2 इंटू 6C3, एग्जैक्टली टू लेडीज पता चल गया। सूरज दास कह रहे हैं सर सबसे टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें? सबसे टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है? जो आपसे ना निकले वही सबसे टफ होगा। जो आपसे ना निकले वही सबसे टफ होगा। और क्या इंपॉर्टेंट क्या फील होता है? जो हमें आता है वही इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टफ क्या लगता है? जो हमें नहीं आता वही टफ लगता है। सही हो गया ना? बाकी सबसे टफ क्वेश्चन तो गॉड ही बता सकते हैं। क्वेश्चन भी कैसे कैसे पूछते हो। चलो पहली चीज, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हर सिचुएशन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, फर्स्ट वाले को छोड़ के, फर्स्ट वाले को छोड़ के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर मान लीजिए कह देते, यही क्वेश्चन देखो पूछते कैसे प्रोबेबिलिटी में, आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, then find the probability that, क्या कह रहे हैं, then find the probability that there will be at least 2 ladies in the committee, find the probability that there will be at least 2 ladies in the committee। तो बेटा probability निकालने के लिए टोटल केस और फेवरेबल केस निकालना है। तो फेवरेबल केस तो यही हो जाता जो पूछा है, फेवरेबल हो जाता 186, और टोटल केस आप हमेशा बिना रेस्ट्रिक्शन के निकाल लीजिए 252, है ना। तो 186 डिवाइडेड बाय 252, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते, मान लीजिए कहते थे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एट मोस्ट 2 लेडीज इन द कमेटी, तो फिर बेटा वही फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब हर क्वेश्चन में आप टोटल से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ टोटल से डिवाइड कर दो, सब में आप 252 से डिवाइड कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लिए होगा, तो आप ऐसा करोगे, टोटल से डिवाइड कर दोगे। बढ़े आगे। हाँ अब देखो, इस चीज को समझाने के लिए हमने आपको ये एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन में 0 एप्पल का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, तो यहीं से किसी बच्चे को समस्या हुई थी। इस कॉन्सेप्ट को सीखने से फायदा क्या हुआ, देखो दिखाते हैं, यहाँ पे फायदा दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो कमेटी बना रहे हो, यहाँ पे कमेटी की वेरियस पॉसिबिलिटी क्या है, एनालिसिस करने जा रहे हैं। एनालिसिस सर अभी तक क्या कर रहे थे, तो वो क्वेश्चन कर रहे थे, अब एनालिसिस करेंगे। सर हमको तो लग रहा था कि अभी एनालिसिस हो रही है, ये नहीं, एनालिसिस अब होगी। देखो, अरे यार ये क्या हुआ, हाँ देखो ये होगी। सबसे पहले क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप 0 लेडीज और 5 मेल्स इस तरह से कमेटी बना लो, और क्या हो सकता है 1 लेडी के साथ 4 जेंट्स, और क्या हो सकता है बेटा कमेटी बनाना है 5 पर्सन का, 2 लेडीज एंड 3 जेंट्स, 2 लेडीज 3 जेंट्स, और देखो 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स, 3 लेडीज 2 जेंट्स, और क्या हो सकता है 4 लेडी एंड सिंगल मेल। बस 5 लेडी का केस नहीं होगा, 5 लेडी वाला केस नहीं होगा। और बेटा ये टोटल केसेस हैं, टोटल केसेस। अब बताओ टोटल केस में 0 आया कि नहीं आया?
अगर लेडीज के नजरिए से देखें तो टोटल केस में जीरो आया कि नहीं आया, इसी बात को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन से समझाया था, इसलिए मैंने जीरो को लिया था वहां पे। ठीक है, चलो वन बाय वन देखते हैं जरा, एनालिसिस और जरा हो जाए इसकी। सबसे पहले तो ये आपको मालूम है यहां से यहां तक की बातें क्या थी, ये इसमें कितने का हो रहा है, एटलीस्ट टू लेडीज का सिलेक्शन हो रहा है, एटलीस्ट टू, इसीलिए टोटल माइनस वो सब कर दिया है, टोटल माइनस। चलो पहले तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये है 252, यही आया था टोटल केस 252। वन बाय वन देखते हैं, ये वाला कितना केस है, डिटेल में ही लिख देता हूँ आपके लिए, 4C0 इंटू 6C5, अभी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी पूरी तरह से। यहाँ पे देखो 4C1 इंटू 6C4 प्लस अगला देखिए 4C2 इंटू 6C3 और प्लस 4C3 इंटू 6C2, देखते रहना, और प्लस 4C4 इंटू 6C1, और इन सब की वैल्यूज अगर देखी जाए तो राइट हैंड साइड में ये 10C5 है, इसी को कहते हैं 10C5। अब आप जब कैलकुलेट करके देखोगे तो इन सबका सम 252 आता हुआ दिखेगा, इन सबका सम 252 आता हुआ दिखेगा। लाओ हम जल्दी जल्दी कर ही देते हैं बेटा, इसकी वैल्यू आती है 1, इसकी वैल्यू आती है 6, तो पहला तो पता चल गया, इसकी वैल्यू आती है 1, इसकी वैल्यू आती है 6, पता चल गया, 6C1 और 6C5, 4C0 0 से 4, सही है भाई यहाँ तक, और 4C0 4C4, हाँ ठीक है 1, और प्लस इसकी वैल्यू आती है 4 और इसकी वैल्यू आती है 15, हम ही बता देते हैं 6C4 की वैल्यू 15 आती है, प्लस इसकी वैल्यू आती है 6, इसकी वैल्यू आती है 20, देखो एनालिसिस, इसकी वैल्यू आती है 4, इसकी वैल्यू आती है 15। अब देखो सबको ऐड ऑन कर लो, अभी मैच हो जाएंगी चीजें, 6 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 6 बराबर 252, चेक कर लो सब बराबर है कि नहीं, 120 और 60 60 120 240, और 6 और 6 12 252, और एक और कहाँ गया, कहीं से एक मिस हो गया क्या, अच्छा नहीं ठीक तो है, 252 आ तो रहा है, 252 आ तो रहा है, लो हो गया। ये है कंप्लीट एनालिसिस। अरे ये लिखने में हम कुछ गड़बड़ कर जाते हैं भाई, हाँ देखो यहाँ पे दिमाग में हम लिखने से ज़्यादा बोलने में भरोसा रखते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या था, एटलीस्ट वन लेडी, जो करेक्शन है तो उसको अलग पेन से, एटलीस्ट वन लेडी, एटलीस्ट वन लेडी, असली बात तो ये है जो नीचे समझिए, एटलीस्ट वन लेडी, सही हो गया। देखो केस अलग अलग आ गए, अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है। नहीं अब ठीक है बेटा, एटलीस्ट वन लेडी कर दिया, 2 लेडीज 3 जेंट्स, 3 लेडीज 2 जेंट्स, 4 लेडी सिंगल मेल, 0 लेडी 5 मेल, 4C1, हाँ सब कुछ ठीक तो है। सही है देवांशु बेटा, आप ठीक है सब। अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं आपको, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और देते हैं, यहीं लिख दे प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर यहीं हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगे, लो हो सकता है इसको ऊपर भी तो बढ़ाया जा सकता था, ये बढ़ क्यों नहीं रहा यार, अच्छा जब पीपीटी बन के आता तब बढ़ता, छोड़ो हटाओ नहीं बढ़ रहा तो, चलो जी घिटपिट हो जाएगी, कोई बात नहीं होने दो। 3 डाइस आर थ्रोन simultaneously, 3 dice are thrown simultaneously, then find the number of outcomes, in which at least one dice, या at least one die show digit 4, at least one die show digit 4, ये है 3 dice are thrown simultaneously, then find the number of outcomes in which at least one die show digit 4। पढ़े आगे, 3 dice are thrown simultaneously, find the number of outcomes in which at least one die show digit 4, at least one die show digit 4। बेटा सबसे पहले तो वही काम है, एटलीस्ट वन को आप टोटल माइनस नन से कर लोगे, टोटल माइनस नन से, तो पहले आप इसमें टोटल निकालना पड़ेगा, तो बेटा टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स सोचो जरा, मूवमेंट किसका हो रहा है, टोटल आउटकम जल्दी बताओ, मूवमेंट किसका हो रहा है, मूवमेंट गलत है अभी तक आंसर, मूवमेंट किसका हो रहा है जल्दी बताइए, सर डाइस का,
किसको थ्रो कर रहे हो, डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो मूवमेंट डाइस का हो रहा है, तो डिसीजन किसके बारे में होगा, डाइस के बारे में डिसीजन होगा, डाइस 1, डाइस 2 और डाइस 3, डाइस के बारे में डिसीजन होगा। रिपीटिशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है, सर अलाउड है। कैसे अलाउड है, सुन लो कैसे अलाउड है बेटा, पहले वाले डाइस पे 3 आ गया, तो क्या दूसरे पे भी 3 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है, पॉसिबल है, तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है। पहले वाले डाइस पे 2 आ गया, तो दूसरे पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड। एनसीआर एनपीआर बेकार हो गया, रिपीटिशन अलाउड, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर एनपीआर इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं लग सकता। तो अब बताओ डाइस 1 पे हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, नंबर 1 to 6 होते हैं, फिर इस पर भी 6 पॉसिबिलिटीज, इस पर भी 6 पॉसिबिलिटीज, तीनों को थ्रो किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 216 केसेस, टोटल आउटकम्स आर 216, टोटल आउटकम्स आर 216। अच्छा अब आगे देखो, जो हम पूछे बस वही बताना, टोटल आउटकम्स आर 216। अगला देखो, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच, नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच none of the dice, none of the dice show digit, none of the dice show digit 4, none of the dice show digit 4, कोई भी डाइस डिजिट 4 ना दिखाए। अब बताओ अभी भी 1 2 3, हाँ जी उसी के हिसाब से, none of the dice show digit 4, नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कोई भी डिजिट 4 को, कोई भी डाइस डिजिट 4 को ना दिखाए। अब बताओ डाइस 1 पे कितनी पॉसिबिलिटी है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। नन लिखा है, नन, नन ऑफ द डाइस शो डिजिट 4, इसका मतलब डाइस 1 हैज ओनली 5 पॉसिबिलिटीज, कौन कौन सी, 1 2 3 5 6, बेटा या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आ जाएगा, 4 नहीं आना है। अगला देखो, इस पर भी 5 पॉसिबिलिटीज, इस पर भी 5 पॉसिबिलिटीज, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 125 केसेस, 125 केसेस ऐसे हैं जिसमें नन ऑफ द डाइस शो डिजिट 4, कोई भी डाइस 4 को शो नहीं कर रहा है, कोई भी डाइस 4 को शो नहीं कर रहा है। अब बताओ आंसर क्या लिखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, आंसर जो एटलीस्ट 1 करके पूछा जाता है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच एटलीस्ट वन डाइस शो डिजिट 4, क्या करें बेटा, टोटल माइनस नन, तो 216 माइनस 125, इसको माइनस कर दो, देखो 91 आ गया। वो लेडीज और जेंट्स वाले क्वेश्चन में इस बात को सीखा और अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया। 91 केसेस हैं, आउट ऑफ 216 केसेस 91 केसेस आर देयर इन विच नन ऑफ द डाइस विल शो डिजिट 4। सही हो गया ना। हम स्क्रीन से बाहर निकल जा रहे हैं बेटा केवल इसलिए कि आप अच्छे से बोर्ड को देख सको, और थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं, थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। रीजन क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ माना जाता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा प्रोबेबिलिटी। चलो जी क्लियर हो गया बेटा। आप जरा बताइएगा, हमें बताइएगा जो हम पूछें वो बताना। इसमें इस पूरे उसमें ये जो पूरा डिस्कशन हुआ है, क्या बताना था भाई, मैं खुद ही पूछ गया। नंबर ऑफ आउटकम्स डिजिट 4, हाँ एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन आपने सीख लिया ओवरऑल, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक तो बातें हो गई, अगले अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, इसी से रिलेटेड अगली बात। चलो बढ़े आगे, हाँ जी नेक्स्ट। अब बेटा क्वेश्चन से पहले एक जरा फंडामेंटल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन। उसके लिए कुछ बातें याद करते हैं, कुछ बातें याद करते हैं। पहली चीज याद आती है पुरानी, नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, फैक्टोरियल एन छोड़ो, 5 पर्सन्स का 5 प्लेसेस पे अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 5, 7 पर्सन्स का 7 प्लेसेस पे अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 7, 10 पर्सन्स का 10 प्लेसेस पे अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 10। ऐसा ही कुछ था ना, बस इस बात को याद रखिएगा। हेडिंग ही डाल के लिख रहे हैं फंडामेंटल क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन, एक फंडामेंटल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। वैसे ये भी एक फंडामेंटल टाइप का ही क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन को हमने कई तरीकों से करा अलग अलग, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन जैसा बना, लेकिन ये सिलेक्शन पर बेस्ड था, ये सिलेक्शन का फंडामेंटल क्वेश्चन था, 6 जेंट्स 4 लेडीज वाला, है ना। और देखो इसकी एनालिसिस भी करी उसके बाद। खैर ऐसे ही एक फंडामेंटल क्वेश्चन हम परमुटेशन का कराने जा रहे हैं, परमुटेशन का। तो चलो लिखो लिखो, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो में बैठाया जा रहा है उनको, एक लाइन में बैठाया जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट 8 प्लेसेस आ गए, जब रो में बैठा रहे हैं तो चेयर देने की जरूरत नहीं है बेटा, 8 प्लेसेस आ गए। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो, देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देन फाइंड
द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ पहली चीज, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ पहली चीज, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, हाँ जी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बताना है टोटल नंबर ऑफ केसेस, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। हाफ हाफ में ब्रेक कर लेंगे। फंडामेंटल क्वेश्चन आने जा रहा है परमुटेशन का, अभी कॉम्बिनेशन का किया था, अब इसका बताओ। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत अच्छी बात, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके बावजूद एक रेस्ट्रिक्शन तो है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके बावजूद एक रेस्ट्रिक्शन तो है, बताइए वो क्या है? रिपीटिशन नॉट अलाउड। वैसे तो कोई रेस्ट्रिक्शन में नहीं होने पे इसका मतलब है कि रिपीटिशन भी अलाउड हो सकता था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि उसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड लेके ही चलना पड़ेगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में रिपीटिशन नहीं हो सकता, सीटिंग अरेंजमेंट में रिपीटिशन नहीं हो सकता, कल से सिखा रहे हैं। तो बेटा सिंपल, 8 पर्सन्स है, हाउ मेनी प्लेसेस दे विल टेक, हाउ मेनी प्लेसेस, 8 प्लेसेस दे विल टेक, तो 8 पर्सन्स का 8 प्लेसेस पर आंसर फैक्टोरियल 8, और आपको मालूम भी है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड में ही लगता था। चलो पहली चीज तो हो गई। अब आगे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं कराऊंगा कम से कम इसके 10 पार्ट अभी करेंगे। सीट्स कहाँ है, सीट्स नहीं बेटा, रो कहाँ है, रो में अपने आप ही 8 प्लेसेस हैं, मतलब भाई अगर रो है तो रो में तो बहुत सारी जगह खाली पड़ी हैं, तो मतलब आप उसमें से 8 प्लेसेस पे खड़े हो जाओगे। खैर अब हमारी बात सुनिए, अब अगले इसके 10-12 पार्ट मुझे करने हैं, शायद आज का यही लेक्चर, यही क्वेश्चन होता रहे आज पूरा 8:45 तक, अगले पौन घंटे तक, अगले 45 मिनट्स तक यही क्वेश्चन चलता रहेगा, तभी इसको फंडामेंटल क्वेश्चन का है। तो बेटा आगे के जितने पार्ट हैं उनके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस पर कुछ बातें आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस पे पहले आप उन बातों को एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर उनको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और जब क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे तो आपको नजर आएगा कि उन बातों का फायदा क्या हुआ। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से चीजों को सीख जाने को कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन। दूसरों के एक्सपीरियंस से चीजों को सीख जाता है वही इंसान एक्सपीरियंस पर्सन, सॉरी इंटेलिजेंट पर्सन है। तो आप हमारे एक्सपीरियंस से चीजें को सीखिएगा। देखो कह रहे हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चैप्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर कहीं लिखा है ऑलवेज टुगेदर, बेटा कहीं भी लिखा हो ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, या फिर इसी को ये लोग लिख देते हैं नॉट सेपरेटेड, ऑलवेज टुगेदर हो या नॉट सेपरेटेड हो, मान लो ऐसा लिखा हो ऑलवेज टुगेदर या नॉट सेपरेटेड, इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे? जैसे कहा है बॉयज और गर्ल्स का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और कह दिया जाए फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच गर्ल्स आर टू बी सीटेड ऑलवेज टुगेदर, गर्ल्स हमेशा एक साथ बैठें, तो ऑलवेज टुगेदर में ध्यान रखेंगे करना क्या होगा, मैं नहीं एक साथ नहीं, पहले यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख, अगर मान लो लिख दिया है ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, मान लो ऐसे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है ऑल ऑलवेज, ऑलवेज टुगेदर में तो ऑल ही हो जाएगा, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, या फिर ऑल गर्ल्स डू नॉट कम टुगेदर, ऑल गर्ल्स डू नॉट कम टुगेदर, ये भी लैंग्वेज हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, है ना। और एक क्वेश्चन ऐसा ये लोग बनाते हैं कि नो टू गर्ल्स आर टू बी सीटेड टुगेदर, बॉयज भी हो सकता है बेटा, मैं गर्ल्स लिख रहा हूँ, बॉयज भी हो सकता है, नो टू गर्ल्स आर टू बी सीटेड टुगेदर, आर टू बी सीटेड टुगेदर, मान लो बॉयज और गर्ल्स का क्वेश्चन है, नो टू गर्ल्स आर टू बी सीटेड टुगेदर। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है, ऐसे ही बार बार आपको देखा जाएगा क्वेश्चंस में ऑल्टरनेटली लिखा मिलेगा, ऑल्टरनेटली, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स आर टू बी सीटेड ऑल्टरनेटली, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए। और कहीं पर पर्टिकुलर होगा, कहीं कोई चीज आपको पर्टिकुलर नजर आएगी या फिक्स नजर आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये मेन वैरायटी, मेन प्रॉब्लम बच्चों को इन्हीं 5 तरह की चीजों में आती हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस से पहले बताते हैं 1 बाय 1 करना क्या है। सब लोग सीट बेल्ट बांध लो, सही बात है, सीट की पेटी बांध दीजिए, आप बहुत ऊंचा उड़ने वाले हैं रोलर कोस्टर के अंदर। ऑलवेज टुगेदर, हमारे डायलॉग हमें पे चिपका रहे हो। नॉट सेपरेटेड, बेटा ऐसी सिचुएशन में हमेशा देखो इस ट्रिक को याद रखिएगा, इस ट्रिक को, अदरवाइज काउंटिंग करने में आपको दिक्कत होगी। तो हम ट्रिक बता रहे, एज्यूम देम एज 1 यूनिट, एज्यूम देम एज 1 यूनिट विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर उसको 1 यूनिट ले लीजिएगा, एज्यूम देम एज 1 यूनिट विद इन ब्रैकेट, ठीक। अब लिखा है ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, तो बेटा नेवर टुगेदर को आप इस तरह के क्वेश्चन को टोटल, जो भी टोटल केस होगा माइनस गर्ल्स के लिए लिखा है ना, तो गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर,
गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर। अगर यही बॉयज का क्वेश्चन होता, कहते थे ऑल बॉयज आर नेवर टुगेदर, तो आप लिख देते टोटल माइनस बॉयज ऑलवेज टुगेदर। तो इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। और देखिएगा बेटा, जब क्वेश्चन कहा जाए नो टू गर्ल्स आर टू बी सीटेड टुगेदर, इस सिचुएशन में आप पहले कर दो फर्स्ट अरेंज बॉयज, पहले आप बॉयज को अरेंज कर दीजिए। और अगर उल्टा क्वेश्चन है कि नो टू बॉयज आर टू बी सीटेड टुगेदर, तो फर्स्ट अरेंज गर्ल्स, बस गर्ल्स को बोला है तो बॉयज को अरेंज कर दो, बॉयज को बोला है तो गर्ल्स को अरेंज कर दो। ऑल्टरनेटली कहीं आ जाए ऑल्टरनेटली, तो हमेशा ध्यान रखना टू केसेस अराइजेस, बस इतनी बात याद रखना, ऑल्टरनेटली में टू केसेस अराइजेस, ठीक है। ये लीनियर अरेंजमेंट की बातें हो रही हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लीनियर अरेंजमेंट्स, अभी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लीनियर अरेंजमेंट, देखो हमने कहा था ना अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो टू केसेस अराइजेस दिखाएंगे, टू केसेस कैसे होते हैं। अब कोई चीज पर्टिकुलर है या फिक्स है, तो उसके लिए लिखते हैं नो नीड टू सेलेक्ट, नो नीड टू अरेंज। जो चीज पर्टिकुलर है या फिक्स है, ना उसको सिलेक्शन करना है ना अरेंजमेंट करना है, उसको ब्लॉक कर देना है। फिक्स है उसको ब्लॉक कर देना, नो नीड टू सेलेक्ट, नो नीड टू अरेंज, जस्ट ब्लॉक इट विद इन द ब्रैकेट, जस्ट ब्लॉक इट विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर, सॉरी सर्किल, विद इन सर्किल, जस्ट ब्लॉक इट विद इन सर्किल, एक सर्किल बना के उसको ब्लॉक कर दो, खत्म बात। सर ये बातें, अब कुछ बच्चे तुरंत इमीडिएट, सर ये बातें हमें कुछ समझ में नहीं आई, ये बात हमें कुछ समझ में नहीं, हमने कहा भी नहीं था कि समझ में आना है, हमने कहा था हमारे एक्सपीरियंस पे कुछ बातें मैंने लिख दी हैं, पहले हम इनको अप्लाई करेंगे एज इट इज एज्यूम करते हुए। अगर ये अप्लाई आपने कर लिया तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये मैंने बोला क्या है, ठीक है ना। पहले जल्दी जल्दी देखो, एक एक करके देखो। ऑलवेज टुगेदर, वन बाय वन मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है ऑलवेज टुगेदर हो, नॉट सेपरेटेड हो, एज्यूम देम एज वन यूनिट विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक यूनिट मान लीजिए, ठीक है। चलो बड़े आगे, हाँ जी। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो, देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। पहला वाला हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। मान लो ये क्वेश्चन मैं आपको वो ट्रिक नहीं बताता तो बेटा आप इसको सोचते ही रह जाते। ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, इसको करना है, ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। सारी गर्ल्स एक साथ आए, कैसे करें। ऑल गर्ल्स आर, गर्ल्स के लिए लिखा है ऑलवेज टुगेदर, बेटा गर्ल्स के लिए लिखा है ऑलवेज टुगेदर, तो क्या कहा था, एज्यूम देम एज वन यूनिट विद इन द ब्रैकेट। तो आपके पास जो बॉयज हैं, मान लो ये है बॉय 1 बॉय 2 और बेटा गर्ल यहाँ पर है, मान लो एक रैंडमली हमने कहीं ले लिया G1 G2 G3 G4 और अभी 2 बॉयज और भी हैं B3 और B4, तो टोटल ये है भाई। इन लोगों का अरेंजमेंट करना है। पहले आपको 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट करना था, आंसर आया था फैक्टोरियल 8। अभी आपके पास इतने लोग हैं, कहा था एज्यूम देम एज वन यूनिट विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर उसको वन यूनिट मानो। अब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन 5 पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, दिस वन इज द थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन और ये है फिफ्थ पर्सन। अब इस नजरिए से बताइए क्या होना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 आपने मान लिया, इसके हिसाब से हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, 5 पर्सन्स आर देयर। बेटा 5 पर्सन्स का अरेंजमेंट 5 प्लेसेस पर कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 5 वेज। 5 पर्सन्स का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 से हो जाता है, जैसे 8 का अरेंजमेंट आपने फैक्टोरियल 8 से किया था। बेटा सिंपल सी बात, 8 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 से किया था तो 5 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 से कर दिया। लेकिन अब सुनो, इधर देखो, एक मजेदार चीज दिखाएं आपको। देखो यहाँ पर अभी आपको ये नजर ही नहीं आ रहा। हाँ जी, अब बताओ कितने लोग हैं, जल्दी बताओ कितने लोग हैं। सर 5 पर्सन हैं, 1 पर्सन ये रहा अंदर, पता नहीं क्या 1 पर्सन ब्रैकेट के अंदर, उसको 1 यूनिट लेके चलना है। 5 पर्सन आर देयर, ये 1 है बाकी 4, टोटल 5 फैक्टोरियल 5 हो गया। लेकिन जब आपने ब्रैकेट को ओपन करा, ये जब ब्रैकेट के अंदर देखा, देखो अंडू, ये देखो दिखा, जैसे ये नजर आया अरे ये तो 4 गर्ल्स हैं, क्या ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, ये म्यूचुअल ब्रैकेट के अंदर इंटरचेंज करना पॉसिबल है। कितने तरीकों से इंटरचेंज, ये क्या हो रहा है, कितने तरीकों से इंटरचेंज हो जाएंगी भाई। सर फैक्टोरियल 4 से, क्यों, ये 4 गर्ल्स हैं, 4 प्लेसेस पे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी फैक्टोरियल 4 से। दोनों काम करने थे मल्टीप्लाई, ये है फाइनल आंसर, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4।
हाँ तो वही तो कर रहे हैं, सेम दी वे तुरंत थोड़ी कर देंगे, समझा के करा जाता है, बच्चों को समझा के किया जाता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो बेटा आंसर आएगा 2880, 2880 आंसर आ जाएगा। इतने केस हैं। अच्छा ये किसका अरेंजमेंट है, चलो फिर से बताइए, ये किसका अरेंजमेंट है बेटा, ये हमने पर्सन्स का अरेंजमेंट किया है। ये किसका अरेंजमेंट किया है, गर्ल्स का अरेंजमेंट करा है। पर्सन क्यों लिखा, यहाँ हमने इसको बॉयज क्यों नहीं लिखा, जल्दी बताओ ये बॉयज क्यों नहीं लिखा। इसमें से 4 ही तो बॉय थे, ये तो एक सिंगल गर्ल है, सिंगल गर्ल है, तो ओवरऑल 5 पर्सन आर देयर। किसी को प्रॉब्लम इसमें, जल्दी बताइए। इतना डिटेल में नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि अब ये बात पकड़ में आई होगी। कैसे आंसर आया वो अलग बात है, लेकिन आंसर उस निकालने का तरीका मिल गया आपको, और अंदर इसके क्या एनालिसिस है वो देख लेंगे बाद में। फिलहाल अगला देखिए, कह रहे थे ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, अब लिख रहे हैं ऑल सॉरी ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, फिर लिख रहे हैं ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। अब इसका क्या करें, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, हाँ जी ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, बताओ इसका पर्सन है वो सब, सही है। ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, अभी सिखाया था टोटल माइनस ऑलवेज। ऋतिक दत्ता, सर ऑफिस गोइंग हूँ पर आपके सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉलो कर रहा हूँ। अच्छी बात है बेटा, रिकॉर्डेड करो, लाइव करो। सुबह 7 बजे था इसलिए शायद आप लाइव में आ गए होंगे, बहुत अच्छा मजा आ गया। चलो आंसर निकाले बेटा, आपको दिखाया था इसमें क्या करना है, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। यहाँ देखो नेवर टुगेदर जब लिखा हो तो कह रहे हैं टोटल माइनस गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, तो भाई यही आंसर है, टोटल माइनस गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, सीधे आंसर लिख दें। तो टोटल कितना था, टोटल फैक्टोरियल 8 माइनस गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, अभी निकाला आपने फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, देखो ये रहा आंसर। ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर का आंसर आ गया फैक्टोरियल 8 माइनस समथिंग लाइक दैट जो भी है 37440। चलो अच्छी बात है, इन्होंने आंसर बता दिया 37440, 37440, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4, कह रहे हैं नो टू गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल एक साथ ना बैठे, आर सीटेड टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर। अब बेचारी गर्ल्स कह रही होंगी सर सारे रेस्ट्रिक्शन हम ही पे लगा रहे हो, आप बॉयज पे भी लगाइए। सर आप मेल डोमिनेटिंग मेंटेलिटी को शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन में सारे रेस्ट्रिक्शन बॉयज पे लगा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे रेस्ट्रिक्शन बॉयज पे लगा देंगे, फिलहाल इसमें गर्ल्स पे लगे हुए हैं। नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे। पहले तो एक बात नहीं समझ में आ रही, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर लिखा था ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, यहाँ लिखा है नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे, और वहां लिखा है ऑल गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर। ठीक है चलो बताओ, देखो हम बताएं यहाँ रेस्ट्रिक्शन किस पे लगा है, फिर से डिसाइड करिए, रेस्ट्रिक्शन लगा किस पे है। सर सारी गर्ल्स पे लगा है, सारी गर्ल्स पे लगा है। यहाँ किस पे लगा है, किन्हीं भी 2 गर्ल्स पे लगा हुआ है, किन्हीं भी 2 पे। अब बताइए पहले वाले का मीनिंग समझिएगा, सारी गर्ल्स एक साथ ना बैठे, क्या 3 गर्ल्स एक साथ बैठ सकती हैं, बताइए। ये तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला, इसके लिए देखो 4 गर्ल्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा है, क्या 3 गर्ल्स पे रेस्ट्रिक्शन है, नहीं लगा। क्या 2 गर्ल्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा है, नहीं लगा, या नहीं लगा। इस थर्ड वाले पार्ट में केवल 4 गर्ल्स पे है कि चारों एक साथ ना बैठ जाए, 3 एक साथ बैठी है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उल्टा लिख दिया हमने, मतलब कि आप चारों एक साथ नहीं बैठाना है, 3 बैठ सकती हैं, 2 बैठ सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सही हो गया। अब फोर्थ वाले में देखो क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में कह रहे कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे, तो यहाँ पे देखो 4 गर्ल्स 3 गर्ल्स, 4 गर्ल 3 गर्ल 2 गर्ल, क्या 2 गर्ल एक साथ बैठ सकती हैं, नहीं। 3 बैठ सकती है, नहीं। 4 बैठ सकती है, नहीं। इसका मतलब ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किस पे लग गए, इसमें फोर्थ वाले पार्ट में 2 पे भी, 2 पे भी रेस्ट्रिक्शन है, 2 3 पे भी है, 4 पे भी है, मतलब 2 भी एक साथ नहीं बैठेंगी, 3 भी नहीं बैठेंगी, 4 भी नहीं बैठेंगी। बेटा जब 2 ही नहीं बैठी तो 3 4 कहां से बैठ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन केवल 4 गर्ल्स पे लगा था, अभी सही हो गया ना। तो दोनों डिफरेंट हैं, बच्चे इनको एक समझ लेते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये एक ही आंसर है, पर ऐसा है ना, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कहा था, नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर। सर आपने कहा था फर्स्ट अरेंज बॉयज, यहाँ देखो, यहाँ देखो नो 2 गर्ल्स आर टू बी सीटेड टुगेदर, कहा था फर्स्ट अरेंज बॉयज। तो सर बॉयज को अरेंज करिए, लो पहले बॉयज को अरेंज कर देते हैं। B1 और रो है, कोई चेयर तो है नहीं, रो में खड़े हो गए भाई, B1 B2 B3 B4। तो बॉयज का अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा, जल्दी बताओ। बॉयज आर 4, हाउ मेनी प्लेसेस दे विल टेक, सर 4 प्लेसेस दे विल टेक, फैक्टोरियल 4, मतलब बॉयज कैन बी अरेंज्ड बाय फैक्टोरियल 4 वेज। बेटा अभी कर रहे हैं, अभी रिपीट क्या करते हैं, पहली बार तो पढ़ा दें। सर इसको रिपीट कर दो, अभी पहली बार ही नहीं पढ़ाया तो रिपीट कहां से होगा, रिपीट तो तब होगा जब पहली बार मैं पढ़ा दूं।
हंसी सी आ जाती है हमको तो। नोट ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे मजे ले लेता था मैं इस तरह से, हाँ पहले तो हिम्मत नहीं होती थी बच्चों की ऐसे कुछ बोलने की वहाँ। नो टू गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर। चलो भाई पहले देखो बॉयज का अरेंजमेंट कर दिया, B1 B2 B3 B4, फैक्टोरियल 4 से बॉयज का अरेंजमेंट हो गया। अब गर्ल्स कहाँ बैठेंगी, गर्ल्स कहाँ बैठेंगी बेटा? अब यहाँ देखो बॉयज के अरेंजमेंट करने के बाद कह रहे कोई दो गर्ल्स एक साथ ना बैठे, तो इसका मतलब गर्ल्स के लिए फेवरेबल प्लेसेस ये नहीं, फेवरेबल प्लेसेस फॉर गर्ल्स आर दिस। लेकिन एक समस्या आ गई, प्लेसेस आर 3 गर्ल्स आर 4। समस्या आ गई, प्लेसेस आर 3 गर्ल्स आर 4। तो इसका मतलब लिख दें सेंसलेस क्वेश्चन। हमने लिखा है तो सेंसलेस नहीं होगा, हमने लिखा है तो सेंसलेस नहीं होगा। तो क्या करें, ये एक प्लेस ये भी तो है, यहां भी तो गर्ल बैठ सकती है, और एक बेटा प्लेस ये भी तो है, यहां भी तो बैठ सकती है। नाउ हाउ मेनी फेवरेबल प्लेसेस आर देयर? 5 प्लेसेस आर देयर, 5 प्लेसेस आर फेवरेबल फॉर गर्ल्स, बट गर्ल्स आर ओनली 4। अब एक नई समस्या, देयर आर 5 फेवरेबल प्लेसेस फॉर गर्ल्स बट गर्ल्स आर ओनली 4। तो बेटा जब बराबर नहीं होता तो प्लेस आपकी 5 हैं और पर्सन आपके 4 हैं, तो इनका अरेंजमेंट करना है। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, कल से सीखते चले आ रहे हैं। 5P4 लिख देते थे, देखो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, बड़ा ऊपर छोटा नीचे ऐसे करते थे ना, इसी तरह से याद कर रखा है। तो क्या लिख दें यहाँ पर 5P4, 5P4 दोनों काम करने थे, मल्टीप्लाई हो गया, यही आंसर है। दोनों काम करने थे, मल्टीप्लाई हो गया, यही आंसर है। देखो ये किसका अरेंजमेंट है, बॉयज का, ये वाला किसका अरेंजमेंट है, गर्ल्स का। जबकि यहाँ पे पर्सन और गर्ल्स का अरेंजमेंट था, यहाँ बॉयज और गर्ल्स का अरेंजमेंट हुआ। ओवरऑल इसका आंसर कितना आया, किसी ने निकाला होगा? इसका फाइनल आंसर तो बता दो। वही 2880, 2880। अब बेटा कुछ बच्चों को लग सकता है, इधर देखो सर यही वाला क्वेश्चन था, ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर का, ये आंसर यहाँ आ गया। तो बच्चे सोचते हैं ये दोनों सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट आंसर ऑफ पार्ट 2 एंड आंसर ऑफ पार्ट 4 आर सेम। आंसर ऑफ पार्ट 2 आंसर ऑफ पार्ट 4 सेम आ गया, कोइंसिडेंस है। ऐसा लिंक फिलहाल कुछ ना बनाइए, जब होगा तो हम ही बताएंगे। इसको रिपीट करना है, इसको रिपीट करना है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा है ऑल गर्ल्स पे, मतलब 4 गर्ल्स पे रेस्ट्रिक्शन है, 3 या 2 गर्ल्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 गर्ल्स मे बी सीटेड टुगेदर, 2 गर्ल्स मे बी सीटेड टुगेदर इन पार्ट नंबर 3। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला 2880, ठीक है। नहीं नहीं, कहाँ निकाला, ये ऑल गर्ल्स, सॉरी ये वाला ऑल गर्ल्स, ये निकाला 37440, ठीक है। और जब अगला लिखा है नो 2 गर्ल्स सीटेड टुगेदर, मतलब रेस्ट्रिक्शन 2 पे भी लगाया, 3 पे भी लगाया, 4 पे भी लगाया, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। बढ़े आगे, जल्दी बताओ। अरे अभी दिल का खुश कहाँ हुआ, यस धड़क, अभी तो खुश होगा, अभी खत्म कहाँ हुआ। 4 पार्ट है इसके, हम 12 पार्ट कराएंगे इसके, 12 पार्ट। अच्छा तो मतलब दिल बार बार खुश होगा, दिल बार बार खुश होगा। चलो देखते रहो अगला पार्ट। नहीं अब इसी इसी में देखते हैं। एक चीज मैं लिखना चाह रहा हूँ, बताना कि लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अभी इसकी एनालिसिस भी करनी होगी आपके लिए, है ना। पहले क्वेश्चन कर दूं फिर एनालिसिस? नहीं, इसकी एनालिसिस यहीं पे करने जा रहा हूं। एनालिसिस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी बेटा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। एनालिसिस सर हो तो गई एनालिसिस, नहीं एनालिसिस अब होगी बेटा। वेरियस पॉसिबिलिटीज क्या क्या थे पार्ट 4 के लिए, वेरियस पॉसिबिलिटीज फॉर पार्ट 4, वेरियस पॉसिबिलिटीज फॉर पार्ट 4। हाँ, आपको जब लगता है कि अब हमने सब कुछ सीख लिया, तब हम कहते हैं नहीं दुनिया की शुरुआत अब हो रही है, अब होगी। यहाँ पे देखो पहली पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा कहाँ कहाँ है, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ ना बैठे। तो ऐसा हो सकता था B1 G1, B2 G2, B3 G3 और B4 G4। बताइए ऐसा पॉसिबिलिटी है? ये इसी तरीके से बैठ रहे हैं क्या, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ बैठ रही हैं? जल्दी बताओ। नहीं सर, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठी। अगला देखो, ऐसा भी हो सकता था G1 B1, G2 B2, G3 G3 B3 और G4 और B4। बताइए ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी? हाँ सर ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ रही है। और देखिए एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती थी, G1 B1, G2 B2 और फिर मैंने लिख दिया B3 और फिर लिख दिया G3 और फिर लिख दिया B4 और फिर लिख दिया G4, G1 G2 G3 G4 B1 B2 B3 B4। क्या बस इतना बताओ, क्या कोई भी दो गर्ल्स एक साथ बैठ रही हैं? कोई भी दो गर्ल्स एक साथ? सर नहीं, दो गर्ल्स तो एक साथ नहीं बैठ रही, लेकिन सर आपने दो बॉयज को एक साथ बैठा दिया। या देखो दो बॉयज को एक साथ बैठा दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? आपको रेस्ट्रिक्शन लगाया किस पे था बेटा? रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है गर्ल्स पे, गर्ल्स पे। क्या बॉयज पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, तो बैठा दो। जब बॉयज पे कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं इन पार्ट 4, तो वी कैन टेक दिस टाइप ऑफ केस ऑल्सो। ले सकते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं B2 B3, हो सकता है B3 B4 अगर एक साथ बैठ गए हो, तो मतलब इस तरह से भी कोई एक केस बन सकता था। तो ये तो तीन ही केस आए।
बेटा केवल 3 केस और हमारा आंसर इतना बड़ा आ रहा है 2880। तो सर ये 3 केस नहीं है, इसको जरा ढंग से करिए, ये 3 केस नहीं है। पहले याद देखो ऐसे कितने केस होंगे। एक तरीका का केस ये है, इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं, इस पूरे पार्ट का जब आंसर निकालोगे जो भी अभी मैं लिखने जा रहा हूं, तो बेटा आंसर आ जाएगा 2880। ये है अलग अलग, ये है आंसर। उसके अंदर का भी बाइफरकेशन ये रहा। चलो अब मैं बता देता हूं कि यहाँ पे इसके अंदर और कितने केस हैं। बेटा पहले वाले में बॉयज कहाँ पे बैठे हैं, जरा सोचो, बॉयज कहाँ पे बैठे हैं? फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर और सेवंथ पोजीशन पर। क्या बॉय इन्हीं पोजीशन पर बैठे हैं? हाँ सर लग तो रहा है, लग तो रहा है यहीं बैठे हैं। दूसरे वाले केस में बॉयज कहाँ बैठे हैं? सोचो बॉयज कहाँ बैठे हैं? सेकंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, सिक्स्थ पोजीशन पर, एट्थ पोजीशन पर। यही है ना, एनालिसिस कर रहे हैं दिमाग खोलने के लिए। थर्ड वाला कंसिडर नहीं किया सर? अच्छा आपने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। 5H गर्ल्स 4 है, गर्ल्स 4, सो 5 people। अच्छा 5 प्लेसेस 4 गर्ल्स, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब ये देखो, ये सेकंड में बॉयज बैठे हैं सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8 पोजीशन पर। अब सिंपल 1 बाय 1 सुनिएगा। बेटा पहली वाली सिचुएशन में बताइएगा, बॉयज आर टू बी सीटेड एट ऑड प्लेसेस। गौर से सुनना पहले, boys are to be seated at odd places. How many odd places are there in this type of arrangement? How many odd places are there? Sir, 4 odd places are there. How many boys are there? 4 boys are there. 4 boys can be seated at 4 odd places by how many ways? Sir, factorial 4 ways. सही हो गया। अच्छा अब गर्ल्स कहां पर बैठ रही हैं? सर इवन प्लेस पर। इवन प्लेस कितनी है? 4। सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, इवन प्लेस 4 है। गर्ल्स भी कितनी है? 4। तो गर्ल्स कैन बी सीटेड बाई हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 4। इस तरह से बेटा 576 वेज तो ऐसे हैं। इस तरह की सिचुएशन के आपको 576 वेज मिलेंगे। कैसे मिल जाएंगे? जिसमें B2 पहले होगा, B1 बाद में होगा, किसी में B2 आगे होगा, B4 पहले हो जाएगा। ऐसे अदला बदली कर करके कितने केस आएंगे वो लिखे हैं सामने, 576 हैं। मैनुअल काउंटिंग नहीं हो सकती थी। अब अगला देखिएगा, इसमें बॉयज कहां पे बैठे हैं? बेटा बॉयज इवन प्लेस पर कितनी है? 4। बॉयज कितने हैं? 4। फैक्टोरियल 4 हो गया अरेंजमेंट। गर्ल्स कहां पे बैठी हैं? ऑड प्लेसेस पर। कितनी है ऑड प्लेस? 4। गर्ल्स कितनी है? 4। इसका भी फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई, और ये हो गया 576। अब बेटा ये वाला थोड़ा टफ है, ये वाला थोड़ा टफ है, नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो अगले क्वेश्चन में परेशानी होगी। इसका भी निकाल सकते हैं केस बना के, फिलहाल अभी नहीं लिख रहे। लेकिन इन तीनों का सम 2880 आएगा। अब आपको पता चला होगा उसमें आपने निकाला क्या है। अब आपको पता चला होगा कि ये नो 2 गर्ल्स आर टू बी सीटेड टुगेदर में निकाला क्या है। किसी को प्रॉब्लम? अब बेटा अंडरस्टैंडिंग बनी कि नहीं बनी ये बताइए। अंडरस्टैंडिंग बनी है कि नहीं बनी है? नहीं बनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी में एक पॉइंट और लिख देते हैं आपके लिए। बताइएगा क्या ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ये वाली बात ट्रू है कि फॉल्स है? पार्ट 4 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ, इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ पार्ट 3। बताओ ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? सर आपने पूछा है तो ट्रू ही होगा, ट्रू ही होगा। पार्ट 4 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ, पार्ट 4 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ पार्ट 3। कैसे? यहाँ पे देखो, नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर में रेस्ट्रिक्शन केवल 2 गर्ल्स पे हैं, है ना? 2 गर्ल्स पे है, साथ में 3 गर्ल्स पे भी है, साथ में 4 गर्ल्स पे भी है। लेकिन पार्ट 3 में केवल और केवल किस पे रेस्ट्रिक्शन है? 4 गर्ल्स पे। 2 या 3 गर्ल्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बेटा जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आंसर उतना ही कम। मोर रेस्ट्रिक्शन लेस आंसर, मोर रेस्ट्रिक्शन लेस आंसर। पर सर लास्ट केस भी बता देते तो अच्छा होता। कोई जरूरत नहीं है आकांक्षा कुमारी जी, बेटा कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है। रीजन, बुद्धि का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, बुद्धि का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जो बहुत तेज बच्चा होता है हाई स्कूल में कहता है सर अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कोर कॉन्सेप्ट भी बता देते तो अच्छा रहता। नहीं, वो 11th 12th में ही सीखने थे। बुद्धि का लेवल उसी हिसाब से चलना चाहिए। हाँ तो इसलिए अभी नहीं, जब बताएंगे तो जब समय आएगा तो हम ही बता देंगे ये वाला, अभी नहीं, पहले आगे बढ़ते हैं। इतना सही हो गया? इतना समझ में आया? बहुत अच्छी बात। आगे लिखो, पार्ट 4 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ पार्ट 3 दिख रहा है सामने आपको। नेक्स्ट पे 5th नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5th कलर कौन सा यूज कर रहा था मैं लिखने में? क्वेश्चन लिखने में येलो कलर, तो येलो से ही करूंगा। चलो जी 5th पार्ट देख रहे हैं। नो 2 गर्ल्स, नो 2 गर्ल्स, नहीं नहीं ये तो हो गया ना शायद।
नो टू गर्ल्स हो गया। बॉयज एंड गर्ल्स आर टू बी सीटेड ऑल्टरनेटली, अगला ये रहा, बॉयज एंड गर्ल्स आर टू बी सीटेड, बॉयज एंड गर्ल्स आर टू बी सीटेड ऑल्टरनेटली। अब इसका क्या करें, बॉयज एंड गर्ल्स आर टू बी सीटेड ऑल्टरनेटली, हाँ जी, इसका क्या करें, बॉयज गर्ल्स आर टू बी सीटेड ऑल्टरनेटली। जैसे ही आपने शब्द देखा ऑल्टरनेटली, तुरंत याद आया कि सर ने अपने अनुभव से कुछ बताया था। हाँ, ऑल्टरनेटली कहा था, टू केसेस विल राइज, देखो लीनियर अरेंजमेंट है, यहाँ देखो ऑल्टरनेटली में टू केसेस विल राइज। अब कौन से वो दो केस हैं, सोचिएगा जरा, टू केसेस विल राइज, कौन से केस हैं हम ही बता दें। यहाँ पे देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन बेटा ऑल्टरनेटली बैठाना है तो हो सकता है बॉय से चीजों को शुरुआत करो, है ना, या गर्ल से चीजों को शुरुआत करो, पॉसिबल है। तो इसका मतलब B1 G1, B2 G2, फिर से देखो B3 G3 और B4 और G4, सही है। ऐसे ही और क्या तरीका हो सकता है सर, यहाँ पे G1 ऐसे भी शुरुआत हो सकती थी कि गर्ल से चीजों को स्टार्ट कर दो, और G2 B2, G2 B2, G3 B3 और G4 B4, यही पॉसिबिलिटी थी। आपको मालूम है इन दोनों के आंसर अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं, यही दो केसेस हैं। आउट ऑफ दीज टू केसेस वी हैव टू परफॉर्म ओनली वन केस एट अ टाइम, ओनली वन केस, तो दोनों का प्लस होगा। तो आंसर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना है, कितना आएगा आंसर, आंसर प्लस करना है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जान के एनालिसिस करी थी। अब ये पार्ट आपको चूरन लग रहा होगा, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, यहाँ क्या है, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस, सही है ना बेटा। इसका आंसर अभी निकलवाया था, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, और ये क्या है, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। आंसर इज 2 टाइम्स फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। देखो बन गया दो केस, ये पहले ही कर लिया था 1152, सही बात है 1152, सही हो गया ना। देखो ये यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन करके रख दिया है, पहले ही कर दिया। ऑल्टरनेटली का ही केस तो लिखा था, यही क्वेश्चन बना के पूछ लिया, या तो बॉय से बैठाओ या गर्ल से बैठाना शुरू कर दो। ऑल्टरनेटली है, देखो BG 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 ऐसे आ रहा है, GB 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 हो गया ना। तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ये केस आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। अब जो नया क्वेश्चन दिया उसमें बेटा ये केस गड़बड़ हो जाएगा, इसमें टू बॉयज आर सीटेड टुगेदर, तो टुगेदर नहीं था। देखो यहाँ पे मना नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पे दो बॉयज एक साथ आ गए, लेकिन वहां मना किया गया था तो नहीं आ सकते थे, वहां पे मना किया गया था नहीं आ सकते थे, सही है ना, ठीक है। तो देखो हो गया काम आसान, किसी को प्रॉब्लम। 8:26 हो गया, 20 मिनट और बचा है, हो जाएंगे अभी हो जाएंगे। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूँ, फिर से बताइएगा एनालिसिस में एक और चीज, क्या लिखा था हमने, ठीक है नोट लिखते हैं। पार्ट 5, पार्ट 5 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ, ये किसका पर्टिकुलर केस है, पार्ट 5 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ किसका बेटा, पार्ट 4। देखो ये भी ट्रू स्टेटमेंट, पार्ट 5 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ पार्ट 4। लो इसका पर्टिकुलर केस है, केस को पर्टिकुलर करते चले जा रहे हैं, जितना पर्टिकुलर होगा उतना ही आंसर कम आएगा। देखो इसका आंसर और कम हो गया, 1152 हो गया इसका आंसर। अगले पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पे चल रहे हैं भाई, देखिए किसी का कोई डाउट तो नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है, कोई डाउट नहीं है। चलो अगले पे चल रहे हैं। मान लीजिए वो जो 4 गर्ल्स हैं उसमें से 2 सिस्टर्स हैं। लेट आउट ऑफ दीज 4 गर्ल्स देयर आर 2 sisters. Out of these 4 girls there are 2 sisters. then फिर कह रहे हैं then find the number of arrangements, then find the number of arrangements, find the number of arrangements in which, find the number of arrangements in which 2 sisters, या फिर अगली लाइन पे लिखूंगा इस बात को, इन विच, यहाँ पे देखो 2 sisters आर नॉट सेपरेटेड। चलो जी इसका बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 2 sisters आर नॉट सेपरेटेड। ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें 2 sisters सेपरेट नहीं होंगी। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 2 sisters आर नॉट सेपरेटेड। बेटा नॉट सेपरेटेड का मतलब कहा था ऑलवेज टुगेदर, नॉट सेपरेटेड का मतलब था ऑलवेज टुगेदर। देखो शब्द को मैंने बदल दिया, यहाँ देखो ऑलवेज टुगेदर को नॉट सेपरेटेड भी लिखा जाता है। कहा था एज्यूम देम एज 1 यूनिट विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एज्यूम कर लीजिए उसको 1 यूनिट। तो यहाँ पे 2 सिस्टर्स को कहा है एक साथ बैठे, तो सबसे पहले ऐसे हो सकता था कि बॉय फिर है मान लो सिस्टर 1 सिस्टर 2, इनको ब्रैकेट में ले लिया, गर्ल बॉय और बॉय, एक रैंडमली लिख दिया नंबर। देखो 4 बॉयज 4 गर्ल्स नजर आ रहे हैं,
हाँ जी सर, 4 बॉयज 4 गर्ल्स नजर आ रहे हैं। काउंटिंग करते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, पर्सन्स आर देयर 1 2, ये थर्ड पर्सन है, 4 5 6 7, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, सर 7 पर्सन्स आर देयर, बिकॉज यू आर एज्यूमिंग 2 सिस्टर्स एज ऑफ 1 यूनिट, 2 सिस्टर्स को 1 यूनिट लेके चल रहे हो। आरिज, मोहम्मद आरिज, बेटा गलत हो गया, फैक्टोरियल 6 नहीं होगा। बाकी बच्चों ने फिलहाल सही कर दिया है, हो जाती है कभी कभी गलती। यहाँ पे देखो, how many persons are there, 7 persons are there, they will take how many places, 7 places, so these can be arranged by factorial 7 ways, but we can arrange 2 sisters also by factorial 2 ways। बेटा ये 2 सिस्टर आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, ये 2 सिस्टर अपनी अदला बदली ऐसे कर सकती हैं, तब भी ये दोनों साथ ही रहेंगी। दोनों काम करना था, मल्टीप्लाई कर दिया, यही आंसर है। दोनों काम करना था, मल्टीप्लाई। बेटा ये सिस्टर्स के लिए लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, पर्सन्स के लिए। देखो देयर आर 7 पर्सन्स, तो फैक्टोरियल 7 उसका है, और 2 सिस्टर्स का इंटरचेंज करना पॉसिबल था फैक्टोरियल 2 से, काम खत्म। 2 सिस्टर्स आर नॉट सेपरेटेड। बढ़े आगे, चलो 7th पार्ट देखते हैं, इसका 7th पार्ट। आगे बढ़ जाए, किसी को प्रॉब्लम? देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन, देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 सिस्टर्स, देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 सिस्टर्स, देयर इज एग्जैक्टली 1। सर हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था इतनी देर से कि कोई बच्चा पूछ नहीं रहा है। देखो आशीष आर्य ने पूछ लिया कि सर सिस्टर्स का सिलेक्शन भी तो करेंगे, सिस्टर्स का सिलेक्शन क्यों नहीं करा आपने? अब इसका जवाब सुनिएगा, सिस्टर्स का सिलेक्शन क्यों नहीं करा, इसका जवाब सुनिएगा। यहाँ देखो, पहले पन्ना पलटते हैं। ये है पर्टिकुलर, कहा था जब कोई चीज पर्टिकुलर होती है, नो नीड टू सेलेक्ट, नो नीड टू अरेंज, ना उसको सेलेक्ट करना है ना उसको अरेंज करना है। खैर अरेंज में तो आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, सेलेक्ट नहीं करना फिलहाल, है ना, सेलेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कहाँ गया, यहाँ सिस्टर्स, कहने सिस्टर्स का सिलेक्शन क्यों नहीं करा? इन्होंने कहा था आउट ऑफ फोर गर्ल्स देयर आर 2 सिस्टर्स। बेटा जो सिस्टर होती हैं उनको पता होता है कि हम दोनों सिस्टर हैं, जो सिस्टर होती हैं उनको पता होता है कि हम दोनों सिस्टर हैं, उनको बताना नहीं पड़ता कि आप ही दोनों बहनें हो। कोई कुंभ के मेले में खो थोड़ी गई थी कि बता रहे तुम दोनों तो बहनें निकली, नहीं, उनको मालूम है कि हम दोनों बहनें हैं, घर में एक ही घर में रहते हैं। हाँ, तो फिर जब उसको वो पर्टिकुलर हैं, बेटा वो पर्टिकुलर है। अगर हमने अनाउंसमेंट करा, 8 बच्चे सामने बैठे हैं, हमने कहा 2 सिस्टर्स आर नॉट सेपरेटेड, तो वो दोनों सिस्टर अपने आप ही अगल बगल जाके बैठ जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप ही बैठ जाएंगे अगल बगल जाकर के, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे बारे में बातें हो रही हैं, तो पर्टिकुलर का सिलेक्शन नहीं किया जाता। ठीक हो गया, आगे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 सिस्टर्स। अब 2 सिस्टर्स के बीच में 1 पर्सन आए, एग्जैक्टली 1 पर्सन आए, तो सबसे पहले इसका मतलब बेटा इन तीनों को, ये तीनों कैसे होने चाहिए, एक जैसे। ये तीनों जो है इसको 1 यूनिट लेना है तीनों को, तो हमें नहीं पता कौन सा पर्सन, तो मान लीजिए सिस्टर 1 और सिस्टर 2 और ये पर्सन, बेटा इन तीनों को एक साथ रखना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 सिस्टर। बचे कितने? ये पर्सन है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता आगे कितने लोग बचे, तो काउंट करते हैं, टोटल 8 होने चाहिए थे, 8। तो यहाँ पे चेक करते हैं भाई टोटल 8 कैसे होने जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है। तो इस पूरे को आपने 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट, ये सेकंड, थर्ड, 4 5 6 इस तरह से आ गया भाई 6। इसका मतलब कितने पर्सन्स हैं सर? नाउ 6 पर्सन्स आर देयर, तो 6 पर्सन्स का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 से, 6 पर्सन्स का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 से। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टर्स आपस में अरेंजमेंट की जा सकती है, सिस्टर्स का अरेंजमेंट, हाँ, लेकिन वो ऐसे बैठ तो सकती है, S2 इधर हो जाए, S1 इधर हो जाए, तो बात सही है। तो दे कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 2, दोनों काम करने थे, एक कमी है। अब बताओ उस कमी को दूर करो, एक और चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक और कमी है, अभी कमी है इसमें। देखो अभी भी बच्चों ने आंसर गलत बताया है। बेटा वो कौन सा पर्सन होगा जो वहां बीच में जाके बैठेगा? वो पर्सन होगा कौन सा, ये भी तो सोचो, वो पर्सन कौन सा होगा जो बीच में जाके बैठेगा? यहां तक तो सही है बिल्कुल, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2। कहा था एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 सिस्टर्स, हाँ, तो वो कौन सा पर्सन होगा? उस पर्सन का सिलेक्शन करना पड़ जाएगा, गर्ल या बॉय कोई भी हो सकता है। शाबाश, कई बच्चों ने शुरू में कहते हैं 8C1, गलत हो गया बेटा, 8C1 नहीं, ये 2 सिस्टर भी शामिल है 8 पर्सन में, इन दोनों में से सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस पर्सन का सिलेक्शन इन दोनों में से नहीं हो सकता, तो रिमेनिंग 6 पर्सन में से होगा, रिमेनिंग 6 पर्सन में से होगा। तो बेटा क्या करने जा रहे हैं, तो पहले उस पर्सन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 में से एक पर्सन का सिलेक्शन कर लिया, जिसको यहाँ पे जाके बैठ जाना है। अब इसकी पोजीशन फिक्स है, सुनो, इस पर्सन का सिलेक्शन हो गया क्योंकि मालूम नहीं था कौन सा पर्सन, कोई सा भी जा सकता था। अब उसकी पोजीशन फिक्स है, तो उसको अरेंज नहीं करने जा रहे, वो खुद ही जाके जहां भी सिस्टर बैठी होंगी उनके बीच में जाके बैठ जाएगा।
ठीक है ना, कंफर्म हो गया। तो इसको अरेंज नहीं करना, खाली सिलेक्शन करा इसका इनटू। अब ये लोगों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 से, सिस्टर्स का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 से, काम खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। चलो जी ये लो, ये क्या है पर्सन्स, ये क्या है सिस्टर, ये पर्सन्स है ये सिस्टर है, और वो तो सिलेक्शन किया है आपने। बढ़े आगे, अब आगे चलो जी अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। देयर इज देयर इज पर्टिकुलर देयर इज पर्टिकुलर गर्ल बिटवीन टू सिस्टर्स, दो सिस्टर्स के बीच में पर्टिकुलर गर्ल आ जाए, देयर इज अ पर्टिकुलर गर्ल बिटवीन टू सिस्टर्स। 12 इंटू फैक्टोरियल 6 किसने लिख दिया, रिंकू सेरोन, गलत है बेटा। देयर इज अ पर्टिकुलर गर्ल बिटवीन टू सिस्टर्स, अब दोनों सिस्टर्स के बीच में पर्टिकुलर गर्ल आ जाए। 7th नहीं समझे बेटा, 7th 8th समझ लो तो शायद 7th भी समझ में आ जाए। 8th समझ लो, जैसे कहते हैं ना किसी बॉलर के साथ बैटिंग करने जा रहे हो, उसकी पहली गेंद समझ में नहीं आई, दूसरी गेंद समझ में नहीं आई, तो तीसरी चौथी पांचवी खेल लो, अगर आउट होने से बच गए हो तो अभी कहाँ आउट हो रहे हो, एग्जाम वाले दिन आउट होता है बच्चा, तो अभी तो आप प्रैक्टिस सेशन का फॉलो कर रहे हो, तो उसी बॉलर की बहुत सारी गेंदें खेल लो तो वो समझ में आने लगेगा। हाँ तो वो बॉलर समझ में आने लगेगा कि गुगली कैसे फेंकता है, तो वही चीज है यहाँ पर। अगला समझ लो तो गुगली पता चल जाएगी कि क्या होने जा रही है। चलो जी कह रहे हैं देयर इज अ पर्टिकुलर गर्ल बिटवीन टू सिस्टर्स। खैर तो अभी भी क्या है, सिस्टर 1 और सिस्टर 2, इनके बीच में एक गर्ल आएगी, एक गर्ल, और इन तीनों को फिक्स करना होगा। अब बचे हुए लोग कितने हैं, ये गर्ल है तो बेटा गर्ल बची हैं 2 और बॉय बचे हैं, बॉय 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 और बॉय। हाउ मेनी पर्सन आर देयर, इन पूरे को फर्स्ट पर्सन 1 पर्सन मानना जाता है, पूरे को 1 पर्सन माना जाता है। तो अरेंजमेंट देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब गलत हो गया, गलत हो गया। गर्ल 2 कर दी हमने, क्यों कर दी, हटाओ फिर। गर्ल बॉय 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 और बॉय। अब बताइए काउंटिंग करके, इनकी काउंटिंग देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6। हाँ जी अब इनके लिए करना है। सबसे पहले तो अभी मैं सिलेक्शन करूंगा उस गर्ल का, वो बात की बात है। पहले तो यहाँ पे लोग कितने हैं सर, फैक्टोरियल 6 6 लोग हैं। सिस्टर्स का आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2, सिस्टर्स का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2। यहाँ देखो अब बताइए इस गर्ल का सिलेक्शन कैसे किया जाए, इस गर्ल का सिलेक्शन अभी अविनाश कह रहे हैं, अविनाश महापात्रा सर 2C1 से, गर्ल का सिलेक्शन 2C1 से। अच्छा कोई कह रहा है 4C1 से, शाबाश। अगर 4C1 से कर लिया तो सिस्टर भी सेलेक्ट हो जाएगी, और सिस्टर बीच में चली जाएगी तो फिर किनारे कौन जाएगा बेटा, अगर सिस्टर ही बीच में चली गई तो यहाँ कौन जाएगा फिर, यहाँ सिस्टर को बीच में नहीं डालना है, सिस्टर्स के बीच में एक लड़की आनी चाहिए ऐसा कहा है। तो इसलिए आप 4C1 तो बिल्कुल ही गलत है, 4C1 तो सिरे से गलत है। 2C1 कुछ हद तक सही हो सकता था अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़े होते, मैंने आपको हिंट भी कर दिया था तब भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं सीख रहे हो बेटा। पर्टिकुलर गर्ल लिखा है, पर्टिकुलर गर्ल लिखा है, कहा था जो पर्टिकुलर होता है उसको सिलेक्शन नहीं करते ना अरेंजमेंट करते हैं। याद देखो पर्टिकुलर में ना सेलेक्ट करोगे ना अरेंज करोगे, है ना सेलेक्ट करोगे अरेंज। जब पर्टिकुलर साफ साफ लिख दिया, उसमें तो पर्टिकुलर नहीं था, वो कोई एक पर्सन था तो सिलेक्शन हुआ 6C1 से। ये गर्ल पर्टिकुलर है, ब्लॉक कर दो, कहा था ब्लॉक करो उसे, सर्किल बना के लिखा था ब्लॉक दैट पर्सन बाय मेकिंग सर्किल, ब्लॉक करिए। हाँ ना सिलेक्शन, ओ वह करो, ओ माय गॉड ऐसे ऐसे होता है ना, करते ओ माय गॉड ऐसे जवाब निकलता है, तो लेकिन निकलना भी चाहिए, मजा तभी तो आता है। तो बेटा यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा। नहीं मेरे को तो सर सिलेक्शन करना ही है, मैं सिलेक्शन से ही करूंगा, ऐसे नहीं कर रहा मैं, तो लो कर दो, लो कर दो 1C1 खत्म बात। अगर आपको सिलेक्शन करना ही चाहते हो तो फिर 1C1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 है तभी कहते हैं कुछ ना करो। यहाँ पे वो चीज 6C1 आई, 6 में से एक, यहाँ 1 में से एक, कोई मतलब ही नहीं है, इसको 1 ही लिखना पड़ेगा। सही हो गया ना 1C1। कह रहे सर ये पर्टिकुलर गर्ल वाली बात फील नहीं हुई थोड़ी सी, तो फील कैसे होगी। यहाँ पे देखो मान लीजिए कहा है 8 बच्चे बैठे हैं, 8 जय परमार समझ रहे, 8 बच्चे बैठे हैं सामने, और उनमें से 2 सिस्टर्स हैं, है ना। हाँ ब्लंडर हो गया, हाँ होना था, 8 बच्चे बैठे हैं जिनमें से 2 सिस्टर है। हमने कहा एक सिस्टर्स के नाम है मान लो सीता गीता, और सुनीता नाम की एक लड़की है, कहते सुनीता यू हैव टू सीटेड इन बिटवीन 2 सिस्टर्स। क्या कह रहे हैं, सुनीता यू हैव टू सीटेड इन बिटवीन 2 सिस्टर्स। तो इसका मतलब सुनीता का सिलेक्शन करें या उसको पता है कि मेरा नाम सुनीता है, जल्दी बताओ। सिस्टर का सिलेक्शन करें या उसको मालूम है कि मेरा ही नाम सुनीता है, सर मेरे बारे में बोल रहे हैं, मालूम है, मालूम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सुनीता उठ के जाएगी सिस्टर के बीच में जाके बैठ जाएगी। तो अब बताइए इस सुनीता का सिलेक्शन करें कैसे, एक में से एक का ही सिलेक्शन कर लो।
जबकि वहां पे क्या था, हाँ मालूम है उसे, तो सिलेक्शन नहीं करना है, वो पर्टिकुलर हो जाएगा, पर्टिकुलर। और वहां पे क्या था, कहा था देयर शुड बी एग्जैक्टली 1% बिटवीन टू सिस्टर्स, माइक पे अनाउंसमेंट हुआ देयर शुड बी एग्जैक्टली 1% बिटवीन टू सिस्टर्स। तो नहीं पता सर, पता नहीं किसके बारे में कह रहे हैं, कोई भी जा सकता है, छह में से कोई भी एक, तो छह तरीके हैं जिसको 6C1 लिखा गया है। अभी समझ में आ गई बात? देखो तभी कहा था कि गूगली समझ में नहीं आ रही है तो अगली बॉल सीख लो, शायद समझ में आ जाए। अभी भी नहीं समझ में आई तो तीसरी बॉल खेल लेते हैं, तीसरी बॉल खेल लेते हैं तो शायद समझ में आ जाएगा। चलो जी तीसरी, नाइन्थ, सिस्टर्स आर, सिस्टर्स आर ऑलवेज, ऑलवेज सेपरेटेड, सिस्टर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय देयर ब्रदर, ब्रो, ब्रो लिखेंगे, सिस्टर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय देयर ब्रो। ये सही ना, आज की भाषा में ब्रो चलता है और सिस्टर्स भी नहीं चलता। हमने तो देखा सिस्टर भी लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, कहते हैं हे सिस, हे सिस, सिस्टर को भी कहते हैं हे सिस। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप होते हैं ना, उसमें ब्रदर सिस्टर आपस में सिस और ब्रो करके बातें करते हैं। सिस्टर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय देयर ब्रो। अब बताइए, थोड़ा मजा भी तो आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। लो, सिस आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय देयर ब्रो। अब मैं नहीं जानता क्या मतलब है, लेकिन ऐसा ही होता है। लो, वो तो कह रहा है बहन जी, बहन जी ना बोलो यार। कह रहा है बहन जी यार, आगे बढ़ो। सिस्टर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय देयर ब्रदर, क्या करें? चलो हम ही बनाते हैं, सिस्टर 1 और सिस्टर 2 और ब्रदर, यहाँ पे कहीं आ गया ब्रदर, मतलब बॉय आ गया, ठीक है, ब्रदर आ गया। बाकी लोग कितने हैं, एक गर्ल और बची, एक गर्ल और बची। अच्छा जरूरी नहीं है ये कोने पे ही होंगी, हटाओ इसको, अगली बार केस ऐसे बना देते हैं, ये रहा गर्ल, ये रहा बॉय, फिर आपने कहा सिस्टर 1 ब्रदर, सिस्टर 2 ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट बांध दिया, और ये कितनी गर्ल आ गई, 3 तो आई गई, एक गर्ल और आ गई, 2 बॉयज आ गए, 2 बॉयज और आने चाहिए, टोटल देखो 8 हो गए, ये है टोटल 8। काउंट करो जरा इनको, इनको काउंट करो। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये कौन सा है, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन। इसको थर्ड लिखें, थर्ड, बच्चे इसको 3 समझ लेते हैं, इसलिए मैंने थर्ड लिख दिया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पर्सन। अब बताइए इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? इनका अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 6 से, फैक्टोरियल 6 से। अच्छा जी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ी दूरी बना के लिखते हैं, दूरी बना के लिखेंगे। बेटा अब तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। फैक्टोरियल 6, ये सिस्टर्स आपस में अरेंज हो सकती हैं, हाँ सर बिल्कुल, सिस्टर्स आपस में अरेंज हो सकती हैं, लिख दिया। फैक्टोरियल 2, सिस्टर्स आपस में अरेंज हो सकती है, फैक्टोरियल 2। अब बताइए इस ब्रदर का क्या करें, इस ब्रदर का क्या करें, इसका सिलेक्शन कैसे करें, ब्रदर का सिलेक्शन कैसे करें, जल्दी बताओ। हाउ टू सेलेक्ट ब्रदर, हाउ टू सेलेक्ट ब्रदर। फिर से देखो, नो नीड टू सेलेक्ट ब्रदर बिकॉज ब्रदर इज अ पर्टिकुलर पर्सन, नो नीड टू सेलेक्ट ब्रदर बिकॉज ब्रदर इज अ पर्टिकुलर पर्सन। क्या पर्टिकुलर है, अभी पता चल गया जैसे हमने अनाउंसमेंट करा। बेटा आप जो 4C1 लिख रहे हो, अभिषेक सूर्यवंशी और बच्चे, कुछ बच्चे 4C1 लिख रहे हैं, उन्होंने क्या मान लिया, ये चारों भाई हो सकते हैं, ये चारों भाई हैं, है ना, तब उन 4 में से एक का सिलेक्शन कर रहे हो आप। चारों भाई हैं ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है? यहाँ तो देखो लिख दिया था, आउट ऑफ दीज 4 गर्ल्स देयर आर 2 सिस्टर्स, लिख दिया था, तो इसलिए आप 2 ही सिस्टर लेके चल रहे हो, 3 सिस्टर्स या 4 सिस्टर का केस आपने लिया ही नहीं। लिखा है 4 गर्ल्स देयर आर 2 सिस्टर्स, ऐसा कहीं लिखा है आउट ऑफ 4 बॉयज ऑल आर ब्रदर्स, ऑल आर ब्रदर्स? नहीं है, नहीं है बेटा। तो इसका मतलब ब्रदर एक ही है, तभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं। तो ब्रदर इज अ पर्टिकुलर पर्सन, नो नीड टू सेलेक्ट ब्रदर। फिर भी सिलेक्शन करना है तो 1C1 से सिलेक्शन हो जाएगा, 1C1 से सिलेक्शन हो जाएगा। अभी किसी को डाउट बताइए, किसी को डाउट है? कहा था ना मैंने, फंडामेंटल क्वेश्चन है। हाँ फंडामेंटल, स्पेस इंटेंशनली छोड़े थे, हाँ बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल अभी समझ में आ रहा होगा आपको, ये फंडामेंटल क्वेश्चन क्यों है, समझ में आ रहा है ना, फंडामेंटल क्वेश्चन क्यों है। लिखते हैं इस बात को, नोट, नो नीड, नो नीड टू सेलेक्ट, सेलेक्ट ब्रो, नो नीड टू सेलेक्ट ब्रो बिकॉज, बिकॉज ही इज, he is, because he is particular, because he is particular, no need to select bro because he is particular, and और साथ में and he knows it, वो जानता भी तो है कि मैं ही भाई हूं, he knows it। अब ऐसे थोड़ी बार ना, सुनो सुनो तुम भाई हो जाके बैठ जाओ बीच में, ऐसा थोड़ी होगा, उसको मालूम होगा कि मेरे बारे में बातें की जा रही हैं। खैर अगला देखिएगा, 10th पार्ट, 10th पार्ट, टू सिस्टर्स, टू सिस्टर्स आर टू बी सीटेड, two sisters are to be seated at first and
लास्ट पोजीशन, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, टू सिस्टर्स आर टू बी सीटेड एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। या पहले शुरू में ये फर्स्ट एंड लास्ट अच्छा नहीं रहेगा। टू सिस्टर्स आर टू बी सीटेड एट एक्सट्रीम पोजीशंस। हाँ जी, इसको जल्दी से बताओ, एट एक्सट्रीम पोजीशंस। बेटा लेक्चर खत्म होने वाला है, अभी पार्ट खत्म नहीं हुए, पार्ट इसके 2-3 और बचे थे, नहीं हो पाए पार्ट खत्म। देखो एक क्वेश्चन भी ढंग से नहीं हो पाया। नहीं सर बहुत ढंग से हुआ है, इतना ढंग से तो हमने सोचा भी नहीं था। हाँ तो अच्छी बात है। टू सिस्टर्स आर टू बी सीटेड एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो बेटा सिंपल सी बात है, सिस्टर 1 और गर्ल गर्ल बॉय 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 और सिस्टर 2, इस तरह का कुछ केस बनेगा। लेकिन ये दोनों ये सब आपस में रहेंगे, इधर ही आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे, इनमें से कोई लास्ट पोजीशन में नहीं जाएगा, इनमें से कोई पहली पोजीशन में नहीं जाएगा। सही बात है ना? इसका मतलब यही कुछ करना है बस आपको, इतने ही पे काम बन जाएगा। इतने पे ही काम बन जाएगा। अब क्या करें, क्या करें बेटा, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा जरा बताओ, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? सर ये 6 पर्सन है, फैक्टोरियल 6 से अरेंज कर दो, इनको आपस में फैक्टोरियल 6 से अरेंज कर दो। अच्छी बात है, कर दी। क्या ये सिस्टर्स को आपस में अरेंज कर सकते हो? है ना, सिस्टर्स को कहा था, हाँ ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकती हैं, यहाँ पे कर सकती हैं। तो फाइनल आंसर देखो, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। किसी ने कहा था सर लाल पेन से ना लिखो, 1-2 शब्द तो लिखे ही जा सकते हैं, 1-2 शब्द तो लिखे ही जा सकते हैं, तो लाल पेन हमने तो यूज कर लिया। चलो जी ये आसान था। अगला देखो, अगला देखो, अब यहीं पर कह रहे हैं एल्डर एंड यंगर सिस्टर, एल्डर एंड यंगर सिस्टर्स आर टू बी सीटेड, आर टू बी सीटेड, एल्डर एंड यंगर सिस्टर आर टू बी सीटेड एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, एल्डर एंड यंगर सिस्टर आर टू बी सीटेड एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, बट नहीं, बट नहीं, आर टू बी सीटेड एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन रिस्पेक्टिवली। चलो जी अब बताओ, एल्डर यंगर सिस्टर को फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में बी ब्रो है और बी, कंफ्यूजन हो गया बेटा, वो तो ब्रो का मतलब ब्रदर, ब्रो मतलब ब्रदर है वहां, ये बिकॉज है। अच्छा यहाँ कंफ्यूजन हो गया, जरा जरा सी बात में कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं कहाँ पे क्या लिख दूं, ढंग से लिख देता हूं, लो ब्रदर, ब्रदर बिकॉज, ये मैं ऐसा बिकॉज लिख देता हूं भाई, BECAUSE नहीं लिखता पूरा, बिकॉज। हाँ जी अब बताओ, एल्डर एंड यंगर सिस्टर आर टू बी सीटेड एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन रिस्पेक्टिवली, पहली और लास्ट पोजीशन पे बैठ जाए एल्डर यंगर सिस्टर, क्या होगा जरा केस बना लेते हैं, इसके केस बना लेते हैं। फिर से देखो, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पर एल्डर यंगर बैठ गई, गर्ल गर्ल बॉय 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 बॉय, इन सबको बैठाना है, इन सबको बैठाना है। तो इसका आंसर फिलहाल तो फैक्टोरियल 6 आ गया। अब बताओ ये सिस्टर्स आपस में इंटरचेंज करेंगी? सिस्टर्स आपस में इंटरचेंज करेंगी कि नहीं? नहीं करेंगी। रीजन फर्स्ट एंड लास्ट, ये कौन सी सिस्टर है? एल्डर सिस्टर, ये एल्डर सिस्टर है। ये कौन सी सिस्टर है? यंगर सिस्टर, ये यंगर सिस्टर। तो देखो रिस्पेक्टिवली की वजह से इंटरचेंज नहीं हुआ, पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे था रिस्पेक्टिवली, एल्डर को फर्स्ट पे, यंगर को लास्ट पोजीशन पे। लेकिन एल्डर और यंगर सिस्टर का सिलेक्शन तो करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। ब्रदर और सिस्टर में काउंटिंग नहीं होगा सर। हाँ तो कहाँ कर रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए केवल कि ये सिस्टर्स का, एल्डर और यंगर सिस्टर का सिलेक्शन करें कि नहीं करें? नहीं करेंगे बेटा। पता होता है कि मैं बड़ी बहन हूँ और तू छोटी बहन है, जो बड़ी बहन होती है उसको मालूम होता है कि मैं ही बड़ी, छोटी बहन को एक बार को ना पता हो कि मैं छोटी हूँ, लेकिन बड़ी वाली को जरूर पता होता है, क्योंकि उसको इज्जत चाहिए होती है छोटी बहन से। हाँ तो इसलिए जो है बड़ी वाली हड़का के रखेगी उसे कि मैं बड़ी हूँ, मेरी इज्जत करना। हाँ तो वही चीज है, मतलब एल्डर यंगर को मालूम होता है, तो कोई जरूरत नहीं है। चलो इसका 12th पार्ट, ये बेटा होमवर्क है, 12th पार्ट का होमवर्क दे रहे हैं इसको, होमवर्क क्वेश्चन बस यहाँ से। कल बेटा, कल ऐसे ही फंडामेंटल क्वेश्चन 2 और कराएंगे। आज 2 कराए ना, एक पहले वो जो आउट ऑफ 6 जेंट्स 4 लेडीज वाला कराया, वो कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल था बेटा, एक परमुटेशन का फंडामेंटल सीखा। कल हम आपको सर्कुलर परमुटेशन का फंडामेंटल कराएंगे और फिर एलाइक आइटम्स का फंडामेंटल कराएंगे। फिलहाल होमवर्क क्वेश्चन देखिएगा। टू सिस्टर्स आर टू बी सीटेड, two sisters are to be seated at extreme positions, two sisters are to be seated at extreme positions but together। लो ये एक नई कहानी हो गई। आप सेंसलेस भी बोल सकते हो कि सेंसलेस आंसर, टू सिस्टर्स आर टू बी सीटेड एट एक्सट्रीम पोजीशंस बट टुगेदर, एट एक्सट्रीम पोजीशंस बट टुगेदर, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये 2 है, 2 इंटू, ये है फाइनल आंसर। सोचना इसमें आखिर ये कैसे हो गया, 2 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ये है फाइनल आंसर। आपको दिमाग लगाना है। टू सिस्टर्स आर टू बी सीटेड एट एक्सट्रीम पोजीशंस बट टुगेदर, पहले मैं चेक कर लूँ यही है क्या, मन में सोचता हूँ ऐसे आएगा।
उन दोनों को कर दोगे, ठीक है। और फिर ये पोजीशन यहाँ से चलिए, हाँ सही है सही है बेटा, ये इसका फाइनल आंसर है। 2 × फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2 ना, सेम थोड़ी है, सेम थोड़ी है, कुछ अलग है। यहाँ पे देखो, ये तो फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2 है, वो अलग है। सर डीपीपी, डीपीपी बेटा अपलोड हो गई होगी। DPP 1 हमने कह दिया था अपलोड करने के लिए, DPP हमने 1 अपलोड कर दिया, कह दिया था। सर ब्रदर की पोजीशन भी चेंज हो सकती है, ब्रदर पर्टिकुलर कैसे हो सकता है? 9th में ब्रदर की पोजीशन भी चेंज हो सकती है, 9th में ब्रदर पर्टिकुलर कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये है 9th वाले में, कह रहे हैं सिस्टर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय देयर ब्रदर। बेटा इस बात का हिंदी में मीनिंग क्या निकल रहा है कि सिस्टर्स सेपरेट हो अपने ब्रदर से। बेटा सिस्टर ब्रदर से सेपरेट कैसे होंगी? जब दोनों सिस्टर के बीच में आके ब्रदर बैठ जाएगा, जब दोनों सिस्टर्स के बीच में आके ब्रदर बैठ जाएगा, तो देखो हमने बीच में बैठा दिया ब्रदर को, तो इसका मतलब ब्रदर को कहां बैठना है? सिस्टर्स के बीच में। अब ये जरूरी थोड़ी है आप जो करो ब्रदर की पोजीशन कैसे चेंज होगी, ब्रदर की चेंज नहीं, इन तीनों की कंबाइंड पोजीशन चेंज हो सकती है। हो सकता है मैंने ये 3rd पोजीशन पे डाला था, हो सकता है ये सबसे लास्ट पोजीशन पे देखें, हो सकता है ये 2nd पोजीशन पे देखें, हो सकता है तीसरी पे देखें, चौथी पे देखें, 5वीं पे देखें। ये कंबाइंड पोजीशन इनकी आपस में चेंज हो रही है फैक्टोरियल 6 के अंदर, कंबाइंड पोजीशन चेंज हो रही है फैक्टोरियल 6 में। अभी सही हो गया ना? तो ब्रदर की पोजीशन फिक्स है सिस्टर्स के बीच में, हाँ इस पूरे ब्रैकेट की पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है, उसी लिए हमने फैक्टोरियल 6 लिखा है। ठीक हो गया? और पर्टिकुलर तो था ही वो। सर ऑल, हाँ देखो सिद्धार्थ गौतम ने पूछा है सर ऑल बॉयज ब्रदर हैं तो क्या करते? ऑल बॉयज ब्रदर हैं तो क्या करते? कल मैंने कहा था थंब रूल ऑफ दिस चैप्टर इज डोंट ट्राई टू डेवलप क्वेश्चंस बाय योर लिटिल माइंड अंटिल यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। अब अगर आप कल क्वेश्चंस बना रहे होते तो अंडरस्टैंडिंग तो कुछ और है। आज आपने कुछ देखी, अभी तो पूरा सीखा भी नहीं, अभी तो 14 लेक्चर चलेंगे, 14 लेक्चर के बाद बनाने की कोशिश करना। पहले 28-30 घंटे हमसे जान तो लो कि हमें क्या क्या मालूम है, उसके बाद बनाएंगे। हाँ बेटा अब मैं सुनो, नो अगर मगर, क्वेश्चन डेवलप नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रूल याद रखिए। सुनिए मैं कोई डिस्कशन नहीं करना, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ और जल्दी 9:15 पे मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। कोई डिस्कशन नहीं, केवल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है, कल डिस्कशन होगा। स्लाइड कहाँ गई? थैंक यू स्लाइड आ गई, गुड नाइट नहीं होगा, गुड डे होगा। चलो चलो भाई हटो, अब हम जा रहे हैं। कोई पॉइंट आज कोई हम डाउट नहीं डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ देखो विकास कह भी रहता है कि सर लेट हो रही होगी, चलो हटाओ, मैसेज भी नहीं पढ़ रहे। थैंक यू बेटा।